हम स्फीयर डिस्कस कर रहे थे फिर यहाँ पे, ठीक है। तो स्फीयर डिस्कस करते समय हमारा आधा टॉपिक छूट गया था कल यहाँ पे, तो उसको ही पूरा करना है पहले डिजाइन स्टेप को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इसके बाद। तो करते हैं फिर स्टार्ट क्लास, ठीक है। कल तक किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर यहाँ पे तक, तो आप लोग पूछ सकते हो कोई भी टॉपिक में। अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो आप लोग अभी। नो, चलो ठीक है, ओके। तो देखिए हमने कल क्या पढ़ा था यहाँ पे, हमने VUS निकाल लिया था ना। VUS यानी जिस शियर फोर्स के लिए आप स्टिरप्स को डिजाइन करोगे, वही तो है VUS, ठीक है। पहले आपने निकाला VU था आपका टोटल अप्लाइड फोर्स। उसके बाद आपने निकाला VC यानी शियर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट, एंड देन आपने दोनों को माइनस करके क्या कर दिया, स्टिरप्स को जिस शियर फोर्स के लिए डिजाइन कर रहे हो वो शियर फोर्स आपने निकाल दिया था VUS, ठीक है। और आपको याद होगा तो आप केस 2 पढ़ लेते जहाँ पे आपका टाउ V इज ग्रेटर देन टाउ C, लेकिन टाउ V इज लेस देन टाउ C मैक्स होना चाहिए वहां पे, ठीक है ना। टाउ C मैक्स से ज्यादा टाउ V कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी ज्यादा जाता है तो मैंने आपको बताया था क्या करना पड़ता है, सेक्शन को रीडिजाइन करना पड़ता है। ये मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है ना। तो देखिए अब ये सेक्शन आपका यहाँ पे VUS के लिए आपने फॉर्मूला लिख दिया है, टाउ V माइनस टाउ C इनटू BD, यानी इस शेयर फोर्स के लिए आपको स्टिरप्स को डिजाइन करना है। तो डिजाइन की मेथड्स कौन कौन सी हैं, अब हम वहां पे जाते हैं, ठीक है। तो जनरली आपकी 3 मेथड्स हैं यहाँ पे, और एक मेथड अगर आपको अच्छे से आती है तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अलग से वो कभी एग्जाम में ऐसे बेंट अप बार्स की हेल्प से ये कम ही पूछता है। अगर कोई एक मेथड भी आपको अच्छे से आती है, वैसे 2 मेथड है अच्छे से, वर्टिकल और बेंट अप बार्स, ठीक है। इंक्लाइन बार्स तो वैसे इतना वो नहीं है, ठीक है, मतलब वो भी मेथड, लेकिन ये कि वर्टिकल और जो बेंट अप बार्स है उन्हीं का हम ज्यादा यूज करते हैं। तो 2 मेथड आपके पास प्रॉपर है, इनमें से अगर एक मेथड भी अगर आपको अच्छे से आती है तो आपका न्यूमेरिकल नहीं अटकेगा कहीं पे भी, ओके। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाइज बेंटअप बार्स भी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है वो कि बेंटअप बार्स की हेल्प से भी निकालिए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, 30 मार्क्स का आ जाएगा क्वेश्चन, तो वहां पे फिर आपको करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, सिंपल है, सब चीजें ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे बहुत आसानी से, ठीक है। तो अगला हमारा स्टेप हम करते हैं, इसके बाद VUS हमने निकाल दिया है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान लगा के देखना सब चीजें, क्योंकि यहाँ से चीजें थोड़ी बहुत समझने वाली भी है, तो एकदम प्रॉपर फोकस के साथ पढ़ाई करना, ठीक है। तो देखिए स्टेप 5, स्टेप नंबर 5, अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 5 की, तो स्टेप नंबर 5 में आपका आएगा डिजाइन शियर रीइंफोर्समेंट, डिजाइन शियर रीइंफोर्समेंट। अब आपको शियर रीइंफोर्समेंट के लिए डिजाइन करना है। तो शियर रीइंफोर्समेंट के डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले तो आप प्रोवाइड कर सकते हो नंबर ए, मैंने आपको बता ही दिया है, वर्टिकल स्टिरअप, वर्टिकल स्टिरअप आप प्रोवाइड कर सकते हो सबसे पहले, वर्टिकल स्टिरअप, देन इंक्लाइंड स्टिरअप और बेंट अप बार, 3 चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्टिकल स्टिरअप से, इसी के बारे में पढ़ते हैं और कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो अगर आपके पास IS कोड है तो IS कोड का पेज नंबर 73 जब आप ओपन करोगे तो वहां पे वर्टिकल स्टिरअप्स के लिए उन्होंने फॉर्मूला स्पेसिफाई कर रखा है, ओके। जब IS कोड का पेज नंबर 73 खोलोगे तो उसमें इन्होंने वर्टिकल स्टिरअप्स, इंक्लाइंड स्टिरअप्स, बेंट अप बार्स, तीनों के लिए फॉर्मूले इन्होंने स्पेसिफाई कर रखे हैं कि कैसे आप निकाल सकते हो स्पेसिंग। आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, जब शियर रिइंफोर्समेंट आप डिजाइन कर रहे हो, तो डिजाइन करने का मतलब है VUS अगर आपको पता चल गया, यानी कितना शियर फोर्स के लिए डिजाइन करना है ये आपको पता चल गया स्टिरअप्स को, तो उसके बाद एक ही चीज बचती है कि आपको स्टिरअप्स कितने स्पेसिंग में प्रोवाइड करने हैं। तो अगर आप वर्टिकल से, इंक्लाइन से या बेंट अप बार्स किसी से भी निकालोगे तो आपको स्पेसिंग के लिए डिजाइन करना है कि हमको कहाँ पे कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, ये आपको निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो वर्टिकल स्टिरअप्स के लिए जो फॉर्मूला आपको वहां पे दिख रहा होगा, अगर आपने पेज खोला तो देखिए मैं बता दूंगा तो कैसे आया है फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला इन्होंने कर रखा है, VUS इक्वल टू 0.87 FY ASBD अपॉन SB, ठीक है। SB क्या है, स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्टिरअप, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ इसको, VUS वाला फॉर्मूला एक्चुअल में निकला कैसे ये भी बता दूंगा मैं आपको थोड़ी देर में।
अभी जैसे इसके स्पेसिफिकेशन एक बार पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें इसमें, कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, इसके बाद आपको निकालना है स्पेसिंग निकालनी है। डिजाइनिंग में आपको क्या निकालनी है, स्पेसिंग निकालनी है, एसबी। जब स्पेसिंग निकालोगे तो होगा क्या, ये फॉर्मूला 0.87 FY ASB D डिवाइडेड बाई VUS। ये हो गया फॉर्मूला, और यही आपको डिजाइन करना है वर्टिकल स्टिरप्स में। ओके, और ये स्पेसिंग आपकी मैक्सिमम 300 से mm से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैं बाद में लिखा दूंगा आपको, ये जो भी स्पेसिंग निकल के आएगी वो स्पेसिंग कभी भी 300 mm से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम आपको 300 mm ही प्रोवाइड करनी है वर्टिकल, अगर स्टिरप प्रोवाइड कर रहे हो तो, या इंक्लाइन प्रोवाइड करोगे या बेंटा बार्स में स्टिरप प्रोवाइड करोगे, किसी भी केस में 300 mm से ऊपर कभी भी आपकी स्पेसिंग नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखना यहाँ पे जो चीजें लिखी हमने, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें क्या है। वेर एसबी इज द, यहाँ पे जो एसबी टर्म आया जो आपने निकाला, वो है आपका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिरप। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिरप। और एएसबी आपको पता ही है, एएसबी क्या था, कल हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ स्टिरप। एरिया ऑफ स्टिरप, और निकालते कैसे मैंने आपको बताया था, n इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। n इंटू पाई बाई 4 इंटू फाइव स्क्वायर से मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसे आप निकालते हो एरिया ऑफ द स्टिरप, जहाँ पे n है आपके नंबर ऑफ लेग्स। n कितने आपके नंबर ऑफ लेग्स, जितने भी लेग होंगे उसमें आप n की जगह वैल्यू रख के इंटू पाई बाई 4 इंटू फाइव स्क्वायर से आप निकाल सकते हो। ठीक है, एरिया ऑफ स्टिरप। ये तो आपको पता है, ये स्पेसिफिकेशन। बाकी उसके अलावा एफ पता है आपको, यील्ड स्ट्रेस है, डी इफेक्टिव डेप्थ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डिस्कस करते हैं कि ये VUS वाला जो इन्होंने फॉर्मूला लिखा है IS बोर्ड ने, ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ राइट साइड में इसके, और एक दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, और वो कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। जब आप टोटल शियर फोर्स निकालोगे कहीं पे भी, टोटल शियर फोर्स, अगर मैं टोटल शियर फोर्स यहाँ पे कितना है VUS की मैं बात करूँ, टोटल शियर फोर्स जो निकलने वाला है यहाँ पे, डिजाइन शियर फोर्स टेकन बाय स्टिरप्स, टोटल शियर फोर्स लिख रहा हूँ मैं अभी इसको। टोटल शियर फोर्स अगर VUS बोलूँ तो होगा क्या, शियर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, शियर फोर्स इक्वल टू होगा आपका, शियर फोर्स इक्वल टू होता है एरिया इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू एरिया तो शियर फोर्स होता है अगर फॉर्मूले की बात करें। लेकिन यहाँ पे स्टिरप एक ही नहीं है, मैनी स्टिरप्स प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत से स्टिरप्स प्रेजेंट है, एन नंबर ऑफ स्टिरप्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ इसको नंबर ऑफ स्टिरप्स, नंबर ऑफ स्टिरप्स इनटू एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इनटू स्ट्रेस। यानी सिंपल से फॉर्मूला होता है आपका, फोर्स का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, लेकिन यहाँ पे स्टिरप्स एक ही नहीं है, नंबर ऑफ स्टिरप्स n है, तो आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ स्टिरप्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल गया आपका टोटल शियर फोर्स। अब देखिए आप VUS की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ स्टिरप्स आप कैसे निकाल सकते हो, तो कभी भी कहीं पे नंबर ऑफ स्टिरप्स अगर आपको निकालना है तो क्या करिए आप, इफेक्टिव डेप्थ अपॉन स्पेसिंग बिटवीन द स्टिरप्स को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ अपॉन स्पेसिंग बिटवीन द स्टिरप्स, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके निकल जाएंगे नंबर ऑफ स्टिरप्स इनटू एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो आप प्रोवाइड कर रहे हो ASB। यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ASB। और स्ट्रेस आपको पता ही है, अगर हम बात करें LSM की, तो LSM में स्ट्रेस आपके होते हैं 0.87 FY। अगर ये फॉर्मूला, मैं यहाँ पे WSM के लिए ये फॉर्मूला लिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन कभी भी WSM के लिए अगर ये फॉर्मूला आ जाता है तो आपको कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ 0.87 FY की जगह पे आपको सिग्मा ST रख देना है बस। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर WSM के लिए ये फॉर्मूला पूछता है, कभी आपसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो 0.87 FY की जगह पे क्या करना है आपको, सिग्मा ST कर देना है। और जो इनिशियल में आप शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे आपको 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस बाकी सारे स्टेप सेम है, कोई भी स्टेप में कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसके अलावा, ध्यान रखना। देन उसके बाद देखिए, अब यहाँ से आप जब स्पेसिंग निकालोगे तो वही फॉर्मूला जो निकल के आ गया, यहाँ से जो स्पेसिंग निकालोगे जब आप, तो स्पेसिंग जब निकालोगे तो क्या निकल के आ गया, स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला, स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला निकल के आ गया 0.87 FY
ASB D अपॉन VUS। ये फॉर्मूला जो हमने पीछे लिखा था, जो IS कोड में स्पेसिफाइड है, वही फॉर्मूला निकल के आ गया। बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ध्यान रखना एक चीज जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे, जो स्पेसिंग है SV है, इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान रखना। इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूं मैं। एसबी जो प्रोवाइड करोगे आप, ये स्पेसिंग आपकी सपोर्ट्स में मिनिमम रहेगी और सेंटर में ये आपकी मैक्सिमम रहेगी। क्यों? जो वर्टिकल स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर रहे हो उनकी स्पेसिंग हमेशा सपोर्ट में मिनिमम रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है सपोर्ट में जो शियर फोर्स होता है वो आपका ज्यादा होता है। सपोर्ट में शियर फोर्स ज्यादा होता है, सेंटर में शियर फोर्स कम होता है, इतना आपको बताइए। तो सेंटर में हम जो वर्टिकल स्टिरप्स है उनकी स्पेसिंग ज्यादा भी रखेंगे तो चलेगा, और सपोर्ट में इनकी स्पेसिंग आपको बहुत कम रखनी है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज कि सपोर्ट में स्पेसिंग आपको काफी कम रखनी है, बिकॉज शियर फोर्स इज वेरी हाई एट द सपोर्ट। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 से 3 बार, तो ध्यान रखना स्पेसिंग मिनिमम एट सपोर्ट, स्पेसिंग मिनिमम एट सपोर्ट बिकॉज ऑफ हाई शियर फोर्स, इतना आपको पता ही है। और स्पेसिंग मैक्सिमम एट सेंटर, मैक्सिमम एट सेंटर, मैक्सिमम एट सेंटर। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ध्यान रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो क्लियर हो गया होगा इतना। ये तो हो गया आपका डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट बाय वर्टिकल स्टिरअप। अब देखिए इसको अरेंज कैसे करना है हमें, डायग्राम की हेल्प से इसको अरेंज करके भी देख लेते हैं, काफी सिंपल है। नेक्स्ट पेज में मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ। ये आपकी कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम ही ले रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि हमने सिंपली सपोर्टेड के लिए ही करा है पहले थी। ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में 2 रेनफोर्समेंट आपने कुछ ऐसे प्रोवाइड कर रखे हैं अंदर। थोड़ा सा गैप आप टॉप से भी छोड़ोगे, थोड़ा सा गैप आप बॉटम से भी छोड़ोगे, बिकॉज आपको पता है हम लोग कवर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। टॉप और बॉटम पे कवर प्रोवाइड करते हैं बीम के। दैट्स वाई जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे वो एकदम टॉप में प्रोवाइड ना करके थोड़ा सा नीचे प्रोवाइड करोगे, ठीक है, टॉप से भी बॉटम से भी। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा गैप यहाँ से छोड़ दिया और थोड़ा सा गैप मैंने बॉटम से भी छोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए जब इसके लिए आप शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे, जब इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम आप बनाओगे तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा इसका? इसका शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये आपको पता ही है। अब तो हमने 10 बार बना दिया इसका शियर फोर्स डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे आपका यूडीएल अप्लाई हो रहा होगा। तो शियर फोर्स डायग्राम आपका कुछ ऐसा बन के आ रहा होगा, ये आपको पता ही है। जीरो कहाँ पे? सेंटर पे। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम इसका कुछ बन के आएगा, ये पता ही है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको अरेंजमेंट कैसे करना है, अरेंजमेंट करना है सपोर्ट से कुछ डिस्टेंस तक। ध्यान रखना हमें डिस्टेंस नहीं पता अभी। सपोर्ट से कुछ डिस्टेंस तक आप क्या करोगे, शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, अगले कुछ डिस्टेंस तक, जो मिडिल की मैं बात करूं, अगर मैं एक ही पोर्शन लेके चलूं यहाँ पे, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ L/2 वाला डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। एक पोर्शन देखना शियर फोर्स का आप सिर्फ, तो एक पोर्शन के लिए करोगे, अगले वाले पोर्शन के लिए आप सीधे मिरर इमेज बना दोगे इसका। जो भी अगला पोर्शन होगा उसका आप इसका मिरर इमेज बना दोगे, ठीक है। बस एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकना। ठीक हो गया। जस्ट सेकंड, एक सेकंड वेट करिए प्लीज। ये डेली का एक बार जाता ही है। ठीक है, सो वी आर बैक।
तो देखिए अब आपको डिजाइन कैसे करना है शियर रेनफोर्समेंट अच्छे से समझना है यहाँ पे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैं इससे समझाता हूँ आपको, जो ये शियर फोर्स है, जो मैक्सिमम शियर फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, वो शियर फोर्स कितना है, वो टोटल शियर फोर्स है वी यू। लेट अस कंसीडर वो शियर फोर्स कितना है वी यू। ठीक है, ये शियर फोर्स आप अप्लाइड शियर फोर्स आप निकाल लेते पहले ना, इससे पहले निकाल लेते अप्लाइड शियर फोर्स। ये आपका मैक्सिमम शियर फोर्स है, जो कि आपका कौन सा शियर रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट और कॉन्क्रीट बियर कर रहा था। ठीक है, ये मैक्सिमम शियर फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो। देन शियर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट आपका क्या था, वीसीयू। अब हमें नहीं पता वो कहाँ पे लाई कर रहा है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, सिर्फ इतना लाई कर रहा है। लेट अस कंसीडर यहाँ पे वीसीयू लाई कर रहा है, दिस इज वीसीयू, यानी शियर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट। ठीक है, इन सिमिलर वे अगर मैं राइट साइड की तरफ भी देखूं, तो राइट साइड की तरफ भी ये है आपका अप्लाइड शियर फोर्स, जो कि आपका मैक्सिमम शियर फोर्स है। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे बेस शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है। और VCU लेट अस कंसीडर इन सिमिलर वे, कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है VCU, VCU कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ लेट अस कंसीडर जो डिस्टेंस है आपकी VU और VCU के बीच की डिस्टेंस है Y, VU और VCU की डिस्टेंस है Y। इन सिमिलर वे ये डिस्टेंस यहाँ भी Y होगी, और जो VCU से लेकर जो सेंटर तक की डिस्टेंस है वो है आपकी X। वो कितनी है X, दिस इज द X। और इन सिमिलर वे राइट साइड भी आपकी ये X डिस्टेंस रहेगी, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, और अगर हाफ ऑफ पोर्शन की मैं बात करूं, तो हाफ ऑफ पोर्शन की डिस्टेंस कितनी है L/2। मिड स्पैन की डिस्टेंस कितनी है एक साइड की L/2। इतना आप ध्यान रखना। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले करा मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स जो है उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया VU से, और VCU से मैंने रिप्रेजेंट किया, और मैंने बोला VU और VCU के बीच की डिस्टेंस क्या है Y। देन उसके बाद मैंने बोला VCU से लेकर सेंटर ऑफ द स्पैन की डिस्टेंस X है, उसी को मैंने लेफ्ट साइड से राइट साइड भी मैंने सेम उसका मिरर इमेज बना दिया, कुछ भी नहीं किया। आपको डिजाइनिंग ऐसे ही करनी है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे जब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आप, जो दो रेनफोर्समेंट के लिए डिजाइन करना है, एक तो आपको डिजाइन रेनफोर्समेंट और एक आपको प्रोवाइड करना है मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। ध्यान से सुनना, एक आपको डिजाइन करना है डिजाइंड रेनफोर्समेंट और दूसरा आपको डिजाइन करना है मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, अब हमें बात ये है कि डिजाइन कहाँ के लिए करें और मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड करें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो बात ध्यान रखना, जहां पे शियर फोर्स हाई होगा, जिस पोर्शन पे शियर फोर्स हाई होगा उस पोर्शन के लिए आप क्या करोगे, उस पोर्शन के लिए आप शियर रेनफोर्समेंट को डिजाइन करोगे, यानी वर्टिकल स्टिरअप्स वहां पे आप प्रोवाइड करोगे एज अ डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट। लेकिन जहां पे आपका शियर की वैल्यू कम है, जहां पे शियर की वैल्यू कम है वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट ही प्रोवाइड करोगे। अब आप फिगर में देखिए यहाँ पे VU आपकी वैल्यू हमेशा हाई, जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में मैं आपको ये रिलेट कर दूंगा, तब आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी एकदम। देखिए VU आपकी बहुत हाई रहने वाली है, सिमिलरली VCU भी आपकी काफी हाई रहने वाली है। तो जो VU से लेकर VCU का पोर्शन होगा, यानी जो भी डिस्टेंस VU से VCU के बीच की होगी, उसके लिए आप शियर रेनफोर्समेंट को डिजाइन करोगे। ठीक है, तो कर दीजिए आप ऊपर पे, वहां पे आप क्या करोगे, वर्टिकल स्टिरअप्स को डिजाइन करोगे। ये आपका वाई डिस्टेंस तक, ठीक है ना, कहां पे तक, वाई डिस्टेंस तक, लेफ्ट साइड से वाई डिस्टेंस कहां तक है, यहाँ तक होगी, मैं अप्रोक्सीमेटली दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप क्या करोगे, शियर रेनफोर्समेंट को डिजाइन करोगे, और स्पेसिंग आपकी जो रेनफोर्समेंट के बीच की होगी वो काफी कम रहने वाली है आपकी वाई डिस्टेंस तक। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड से भी अगर आप देखोगे, तो राइट साइड से भी आप वाई डिस्टेंस तक क्या करोगे, वाई डिस्टेंस तक आप क्या करोगे, शियर रेनफोर्समेंट को डिजाइन करोगे। यानी जो वर्टिकल स्टिरअप्स के लिए जो फॉर्मूला लिखा है ना आपने, पीछे देखिए, ये जो वर्टिकल स्टिरअप्स के लिए जो फॉर्मूला लिखा है आपने, VU is equal to 0.87 FY ASB D upon SB, इसमें जो स्पेसिंग SB निकलेगी, ये SB आपकी डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट है। ये कौन सी है, डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट है। और अगर मैं बात करूं मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट की, तो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग कहां से निकलेगी, ये निकलेगी ये इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, जो ये फॉर्मूला है इससे निकलेगी। तो जो हमने वाई डिस्टेंस यहाँ पे अभी लगा रखी है, जो हमने वाई डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रखा है, वो वाई डिस्टेंस क्या है, डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट वाले फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला है, उससे स्पेसिंग निकलेगी। वो स्पेसिंग आप वाई डिस्टेंस तक रखोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सेंटर वाला पोर्शन है, जो आपको दिख रहा भी होगा, सेंटर वाला पोर्शन है, यानी VCU से लेकर आप देखिए ये हाफ वाला पोर्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको डॉट डॉट से कर रखा है, आप वहां पे मत करना अपनी कॉपी में।
जो ये सेंटर वाला पोर्शन है, इस सेंटर वाले पोर्शन में आपको दिख रहा होगा जो शियर है बहुत ही कम है, वेरी लेस शियर फोर्स वैल्यू। तो होता क्या है, इस वाले पोर्शन में अगर आप शियर रेनफोर्समेंट न भी प्रोवाइड करो तो चलेगा वैसे तो, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी बन सकती है कि आप शियर रेनफोर्समेंट न भी प्रोवाइड करो इस पोर्शन के लिए तभी चलेगा, लेकिन हमें शियर रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है बिकॉज बार को आपको क्या करना है, बकल होने से, जो लॉन्गिट्यूडिनल बार्स हैं उनको बकल होने से आपको प्रिवेंट करना है ना। तो जब लॉन्गिट्यूडिनल बार्स को बकल होने से प्रिवेंट करना है तो स्टिरप्स हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे लार्जर डिस्टेंस में प्रोवाइड करेंगे, स्पेसिंग इनकी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा रहेगी इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इस जो शियर रेनफोर्समेंट है उसको प्रोवाइड तो करोगे लेकिन स्पेसिंग ज्यादा रहेगी इसकी, और यहाँ पे प्रोवाइड करोगे आप मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। कौन सा शियर रेनफोर्समेंट, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। तो कर दीजिए यहाँ पे प्रोवाइड। ये देखिए मैं रेड से शो कर रहा हूँ इसको, रेड से शो कर रहा हूँ। ये आ गया आपका पहले हाफ के लिए, ठीक है, ये आ गया पहले हाफ के लिए। उसके बाद देखिए ये सेकंड हाफ के लिए। तो स्पेसिंग इसकी मैंने जो सेकंड वाले पोर्शन में है, जो सेंटर वाले पोर्शन में बार की स्पेसिंग ज्यादा रखी हुई है और मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट मैंने प्रोवाइड कर रखी है। जब आप क्वेश्चन करोगे इसका तो आपको ये चीजें एकदम पिक्चर वाइज क्लियर हो जाएंगी, मैं क्वेश्चन में एकदम करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए जो पहला वाला पोर्शन था, जितना वाई डिस्टेंस तक ये पोर्शन था, ये पोर्शन क्या था आपका, ये था आपका डिजाइन पोर्शन। ये पोर्शन था डिजाइन, जो आपने डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है वो आप स्पेसिंग यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। इन सिमिलर वे राइट साइड में जो ये वाई डिस्टेंस तक का पोर्शन था, ये भी आप क्या है, आपका डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट है। ये भी आपका क्या है, डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट है। लेकिन जो सेंटर में आपने रेड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है वो क्या है आपका, वो है आपका मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। यहाँ पे आपको मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, न भी प्रोवाइड करते चलता है लेकिन आपको बार को बकल होने से बचाना है, दैट्स वाई आपको मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, REIN से मैंने शो कर रखा है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट आप सेंटर वाले पोर्शन के लिए प्रोवाइड करोगे। अब एक चीज है, इतना तो आपको पता चल गया कि कहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करना है, यानी आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा स्पेसिंग जो मैंने लिखाया था ना अभी आपको, स्पेसिंग मैंने कहा था आपको मैक्सिमम सेंटर पे और मिनिमम सपोर्ट में, वो चीज आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, मैंने आपको शो कर दिया है। सेंटर में स्पेसिंग मैक्सिमम रहेगी और जो सपोर्ट्स में मिनिमम रहेगी। जब आप क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे तो वहां पे ये चीज फॉलो भी होगी, ऐसा नहीं है कि हमने बोल ही दिया है, क्वेश्चन में ये चीज फॉलो भी रहेगी, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए आप फोर्स, अब आप यहाँ पे देखिए एक्स और वाई की वैल्यू भी आपको निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प, सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से आप यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू वेरी इजीली निकाल सकते हो। आप क्या करो, लेफ्ट साइड का जो L/2 वाला पोर्शन है वही कंसीडर कर लो अभी आप, सिर्फ और सिर्फ L/2 वाली डिस्टेंस कंसीडर करो, और यहाँ पे आप सिमिलर ट्रायंगल की वैल्यू लगाओ और यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोर्शन फॉर विच minimum shear reinforcement is provided, minimum shear reinforcement provided। तो मिनिमम shear reinforcement प्रोवाइड करने के लिए फिर कौन सा पोर्शन है आपका, एक्स पोर्शन है एक साइड का, दोनों साइड की अगर हम बात करें तो 2x हो गया, ठीक है। तो एक्स ही निकालते हैं फिलहाल, ठीक है, एक्स निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है व्यू से, एक VCU से छोटा ट्रायंगल बन रहा है। तो जो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड्स हैं पहले उनको कर लीजिए एक फिट। तो यहाँ पे करेंगे आप क्या करेंगे, छोटे वाले से स्टार्ट करिए, VCU अपॉन एक्स इक्वल टू VU अपॉन L/2। ये आप साइड्स को इक्वेट करिए और आपका यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो x इक्वल टू क्या होगा आपका, x इक्वल टू होगा, x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा VCU अपॉन VU, VCU अपॉन VU इंटू L/2, इंटू L/2, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी x क्या है, जिस पोर्शन में आप मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करनी है, x की निकल जाएगी तो आप y निकाल लोगे इजीली, L/2 माइनस x। यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी कि आपको कहाँ पे कितना डिस्टेंस तक डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है ये भी पता चल जाएगा आपको, और कितना तक आपको मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है ये भी पता चल जाएगा एक साइड का। तो आप सेकंड साइड में इसका जस्ट मिरर इमेज कॉपी कर दोगे और कुछ, सिंपल। तो वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट आपको डिजाइन ऐसे करनी है और इसको प्लेस भी कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट डाल के जो अभी थोड़ा चीज हमने बोली वो एक चीज लिख भी लेते हैं हम लोग, नोट डाल के लिख लीजिए यहाँ पे। अगर किसी को डाउट है किसी चीज में कोई दोबारा समझाना है तो आप बता देना।
बाकी ये चीज मैंने जो बता रखी क्वेश्चन में अभी और आने वाली है आपकी, ये क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से आएगी। तो लिखिए आप, तो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट shall be provided, shall be provided up to x, up to x and designed shear reinforcement provided up to y distance, up to y distance। तो ये ध्यान रखना, नोट बना के मैंने लिखा भी दिया कहाँ पे तक आपको मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे तक आपको डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे तक तो बताइए। ठीक है, तो क्या करिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टेप 5 का, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंक्लाइंड शियर स्टिरअप्स। अगला पेज इसका, देन नेक्स्ट ये भी ले लीजिए। ठीक है, सेकंड बी करिए, इसमें हेडिंग बी करिए इंक्लाइंड स्टिरअप्स। अब हमें डिजाइन करना है इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट, यानी अगर आप इंक्लाइंड स्टिरअप प्रोवाइड करोगे तो कैसे आप डिजाइन करोगे ये देखते हैं। ठीक है, तो जो बी वाला पार्ट है उसमें आपको डिजाइन करना है। अब इससे पहले आपने वर्टिकल से करा, अब भाई इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट, इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट। जनरली देखिए, अभी मैं बता दूंगा रीजन इसका, लेकिन एक चीज ध्यान सुनना कि इंक्लाइंड जो शियर रेनफोर्समेंट है वो हम जनरली, मैं बात कर रहा हूँ जनरली, हम लोग प्रोवाइड नहीं करते अनटिल अनलेस ही कहीं पे बहुत ही रेयर रिक्वायरमेंट पड़ जाए। क्यों नहीं करते हैं ये भी बताऊंगा थोड़ी देर में मैं आपको। लेकिन अगर आपको जनरली डिजाइन करना है तो आप वर्टिकल और बेंटअप बार्स की हेल्प से ही डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली आप वर्टिकल और बेंटअप बार्स की हेल्प से डिजाइन करते हो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं इंक्लाइंड में, इंक्लाइंड में आप प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट, बता देता हूँ मैं यहाँ पे, कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड, यहाँ पे आपने क्या करा टॉप में ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी, इन सिमिलर वे यहाँ पे भी बॉटम पे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी बाय एक्सक्लूडिंग कवर। लेट अस कंसीडर दिस इज द सेंटर टू, दिस इज द हाफ ऑफ द बीम, ठीक है, मिड स्पैन ऑफ द बीम। तो आपको सिमिलर वे वही चीज यहाँ पे भी करनी है जो पहले करा आपने। पहले वाई डिस्टेंस तक आपको क्या करना है, वाई डिस्टेंस तक पहले आपको क्या करना है, सॉरी ये मैंने वर्टिकल डाल दिया, वर्टिकल नहीं इंक्लाइंड स्टीयर प्रोवाइड करना है आपको यहाँ। आपको क्या करना है, वाई डिस्टेंस तक इंक्लाइंड स्टीयर प्रोवाइड करना है, और उसके बाद एक्स डिस्टेंस तक आपको क्या करना है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, लेकिन सारी की सारी क्या जाएंगी, इंक्लाइंड जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी रेनफोर्समेंट इंक्लाइंड जाने वाली है। तो देखिए ये आपका इंक्लाइंड कितने एंगल में है, ये अल्फा एंगल में इंक्लाइंड रहेगी। ठीक है, अल्फा एंगल में ये इंक्लाइंड रहेगी। अगेन आपका ये अल्फा, फिर अल्फा, फिर अल्फा, ये होगी वाई डिस्टेंस। यहाँ से भी सिमिलर वे में करिए, अल्फा डिस्टेंस पे यहाँ पे जाएंगी, अल्फा, अल्फा, ये होगी वाई डिस्टेंस। ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस होगी, वाई डिस्टेंस तक। यहाँ तक आपने प्रोवाइड किया डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट। सिमिलर वे यहाँ तक आपने क्या प्रोवाइड किया, डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट। इसके बाद आप प्रोवाइड करोगे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, और मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट भी यहाँ पे आपकी इंक्लाइंड जाएंगे, इंक्लाइंड प्रोवाइड करोगे आप मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट।
और इनकी स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस तक आप क्या प्रोवाइड करोगे, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट सेंटर में, क्योंकि सेंटर में आपका शियर फोर्स कम होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोवाइड करना है। अगर वीयूएस की मैं बात करूं, तो वीयूएस की मैं बात करूं, फॉर्मूला सेम है, स्पेसिंग के लिए जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो सेम है, बस यहाँ पे एंगल जो आपका है वो एंगल कंसीडर करना है, बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं आपको। एक चीज ध्यान रखना, जो ये अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे, जो अल्फा की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू दैट शुड नॉट लेस देन 45 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कभी भी 45 डिग्री से नहीं कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमें कौन कहता है, कोड कहता है। और एफ वाई की वैल्यू शुड नॉट ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर ड्यू टू डक्टिलिटी क्राइटेरिया, ये मैंने कल आपको लिखा था। तो ये चीजें यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए, अल्फा आपका 45 डिग्री से नीचे कभी भी नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं वीयूएस की, तो पेज नंबर 73 में अगर आईएस कोड के आप देखोगे तो फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है, वीयूएस इक्वल टू सेम फॉर्मूला है 0.87 एफ वाई ASB into D divided by spacing between the vertical stirrup। बस यहाँ पे एंगल है आपका, एंगल होने की वजह से यहाँ पे आपका साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर रखे हैं। ठीक है, तो एंगल होने की वजह से किससे, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा से इन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो जब आप यहाँ से स्पेसिंग निकालेंगे तो स्पेसिंग क्या निकल के आएगी, स्पेसिंग इसकी निकल के आएगी 0.87 एफ वाई ASB D अपॉन VUS इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा इंक्लाइंड शियर स्टिरप्स का। ठीक है, तो मैंने अब आपको एक चीज बताई थी कि जो इंक्लाइंड स्टिरप्स होते हैं उनका हम जनरल यूज नहीं करते हैं, उनको हम रेयरली यूज करते हैं किसी कंडीशंस में। तो यूज न करने का जो रीजन है, वो रीजन है आपका जब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस कभी अकर करता है, यानी कभी टेंशन कभी कंप्रेशन, कभी टेंशन कभी कंप्रेशन अगर अकर करेगा, तो जहां पे भी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस अकर करेगा, वहां पे जो ये इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट है वो काफी वीक होती है, वहां पे इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट फेलियर के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं उस केस में, अगर रेनफोर्समेंट अगर फेल करती है तो क्रैक्स भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड न करके वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट ही प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने बोला आपसे कि इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट का यूज हम इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज जहां पे रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस अकर कर रहा होगा, तो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस में आपके जो इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट है वो फेल कर जाती है। ठीक है, इसीलिए वर्टिकल और बेंट अप पार्ट से हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस मैंने बता दिया, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, किसी एक पॉइंट में एक बार टेंशन का लगना और उसी पॉइंट में दोबारा कॉम्प्रेशन का लगना। तो ऐसा आपका ये साइकिल चलते रहेगी, टेंशन कॉम्प्रेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ऐसा कई केस बनेगा तो इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट फेल कर जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट के लिए। अब जो सी है आपका वो है बेंट अप बार, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बेंट अप बार्स की हेल्प से कैसे डिजाइन करते हैं फिर वो पढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ठीक है, तो सी में कर रहा हूं बेंट अप बार्स। बेंट अप बार्स पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, जेई लेवल के एग्जाम में पूछा गया है कि बेंट अप बार्स का यूज क्या होता है, कि बार्स को हम बेंट क्यों करते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें पता है कि रेनफोर्समेंट तो हम टेंशन के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे ऑप्शन में टेंशन भी रहता है, तो वो लोग बोलते हैं कि अगर बार को हमने बेंट किया तो हम वो टेंशन में टिक करके आ जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछा ना कि बेंट अप बार्स का यूज आप क्यों करते हो, तो वो लोग बोलते हैं टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए, लेकिन वो चीज गलत है। आप देख रहे हो यहाँ पे बेंट अप बार्स का यूज हम क्यों कर रहे हैं, सीयर को रेजिस्ट करने के लिए, ध्यान रखना। बेंट अप बार्स का यूज हमेशा सीयर को रेजिस्ट करने के लिए किया जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो बेंट अप बार्स का यूज सीयर को रेजिस्ट करने के लिए किया जाता है। साथ में बेंट अप बार्स पढ़ने से पहले एक चीज मैं और बता दूं आपको कि बेंट अप बार्स कभी भी एलोन प्रोवाइड नहीं करी जाती, यानी अकेले शियर को रेजिस्ट करने के लिए बेंट अप बार्स का यूज नहीं करते हम लोग। कभी भी बेंट अप बार्स का अगर आप यूज करोगे तो साथ में इंक्लाइंड या वर्टिकल स्टिरप्स हमें प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि बेंट अप बार्स जब आप यूज करते हो तो कुछ पोर्शन जो शियर का होगा, यानी वीयूएस जिसके लिए आप डिजाइन कर रहे हो, उसका कुछ पोर्शन तो बेंट अप बार्स कैरी करेंगी
और कुछ पोर्शन कौन कैरी करेगा, जो वर्टिकल स्टिरअप या इंक्लाइंड स्टिरअप प्रोवाइड करोगे वो कैरी करेंगे। जनरली हम वर्टिकल स्टिरअप प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ पोर्शन कौन कौन कैरी करेगा, वर्टिकल स्टिरअप। तो ध्यान रखना, बेंट अप बार्स हम कभी भी अकेले प्रोवाइड नहीं करते हैं, वर्टिकल स्टिरअप्स भी इनके साथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बेंट अप बार्स है, मैंने जो बोला वही चीज लिखने वाला हूँ मैं। बेंट अप बार्स जब आप शियर रिइंफोर्समेंट किसके लिए डिजाइन कर रहे हो, वीयूएस के लिए डिजाइन कर रहे हो, तो वीयूएस इक्वल टू क्या है, टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू एरिया बी इंटू डी। इसके लिए आप डिजाइन कर रहे हो शियर रेनफोर्समेंट को, इसके लिए आप इसको डिजाइन कर रहे हो, शियर रेनफोर्समेंट को आप डिजाइन कर रहे हो। तो जो ये वी यू एस है, इसमें से जो सम पोर्शन होगा वो तो कैरी करेगा बेंट अप बार। इस वी यू एस में से जितना इसलिए डिजाइन करना है आपको शियर रेनफोर्समेंट, सम पोर्शन इज कैरिड बाय, देखिए सम पोर्शन इज टेकन बाय बेंट अप बार, सम पोर्शन इज टेकन बाय, some portion is taken by bent up bar, बेंट अप बार, जिसको हम लोग बोलेंगे, जो पोर्शन वो बेंट अप बार कैरी करेगा उसको हम लोग बोलेंगे वीएसबी। ठीक है, तो शियर टेकन बाय बेंट अप बार, वीएसबी। और इस वीयूएस में से सम पोर्शन इज टेकन बाय द वर्टिकल स्टिरअप, बिकॉज आप बेंट अप बार अलोन प्रोवाइड नहीं करते हो, वर्टिकल स्टिरअप भी प्रोवाइड करते हो उनके साथ। तो सम पोर्शन इज, सम पोर्शन इज टेकन बाय, सम पोर्शन इज टेकन बाय वर्टिकल स्टिरअप, वर्टिकल स्टिरअप। तो सम पोर्शन इज टेकन बाय वर्टिकल स्टिरअप, यानी पार्ट ऑफ वीयूएस, पार्ट ऑफ वीयूएस इज टेकन बाय बेंट अप बार एंड वर्टिकल स्टिरअप। तो बेंट अप बार ने अगर वीएसबी ये पोर्शन ले लिया इसका, तो वर्टिकल स्टिरअप्स के लिए क्या पोर्शन बचा, वर्टिकल स्टिरअप्स के लिए पोर्शन बचा आपका टोटल वीयूएस माइनस पोर्शन टेकन बाय बेंट अप बार। पोर्शन टेकन बाय बेंट अप बार इज द रिमेनिंग पोर्शन व्हिच इज टेकन बाय द वर्टिकल स्टिरअप। इतना आपको पता ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेंट अप बार्स की डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले वीएसबी, बेंट अप बार्स में आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। ये भी जो यहाँ पे वीएसबी है, वीएसबी सबसे पहले वीएसबी कैसे डिजाइन करते हैं वो देखते हैं हम। अगर हम बात करें वीएसबी की, तो क्या हो गया, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वीएसबी, तो वीएसबी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। वीएसबी यानी पोर्शन ऑफ शेयर टेकन बाय द बेंट अप बार। ये जब निकालोगे तो ये निकालोगे आप, सिंपल सी बात है, स्ट्रेस इनटू एरिया करो पहले। तो स्ट्रेस कितना है, 0.87 एफ वाई इंटू एरिया कितना है, एरिया ऑफ बेंट अप बार, एरिया ऑफ बेंट अप बार यूज इन स्टिरअप। ठीक है ना, स्टिरअप में जो बेंट अप बार का यूज कर रहे हो उसका एरिया इंटू, इनटू यहाँ पे क्या करना है, बेंट जब आप पोर्शन बार को बेंट करते हो तो किसी ना किसी एंगल पे बेंट करते हो, किसी ना किसी एंगल पे बेंट करते हो, तो यहाँ पे इंटू साइन अल्फा से हमें से मल्टीप्लाई करना है। ये आप पेज नंबर 73 में देख सकते हो आईएस कोड की। ठीक है ना, तो बेंट अप बार आप क्या करते हो, किसी एंगल पे बेंट करते हो, तो इसलिए आप इसमें साइन अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका शियर फोर्स टेकन बाय बेंट अप बार, शियर फोर्स टेकन बाय बेंट अप बार फॉर सिंगल लेटिस सिस्टम। ये आपका जो फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है सिंगल लेटिस सिस्टम में, फॉर सिंगल लेटिस, फॉर सिंगल लेटिस सिस्टम। ठीक है, सिंगल लेटिस, डबल लेटिस क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको, जब आप बेंट अप बार के बारे में पढ़ोगे डिटेलिंग में। देन उसके बाद है आपका वीएसबी। वीएसबी डबल लेटिस सिस्टम के लिए भी करते हैं हम लोग। डबल लेटिस सिस्टम के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, स्ट्रेस 0.87 एफ वाई इंटू एरिया ए एस बी इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। सारी चीजें आपको रिलेट करके याद रखनी है। ठीक है, याद रखने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको चीजें रिलेट करनी है। तो ये आपका जो फॉर्मूला निकल के आया फॉर डबल लेटिस सिस्टम के लिए, फॉर डबल लेटिस सिस्टम।
जब आपने डबल लेटिस सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, ये हो गया आपका बेंट अप बार्स के लिए दो फॉर्मूले। अब बेंट अप बार्स के लिए जो पोर्शन आपका वीएसबी है उसके लिए तो आपने डिजाइन कर दिया। जो सम पोर्शन, जो पोर्शन बचा हुआ पोर्शन है उसके लिए वर्टिकल स्ट्रप कैसे डिजाइन करोगे वो देखते हैं। तो बचे हुए पोर्शन के लिए वर्टिकल स्ट्रप जब आप डिजाइन करोगे तो उसके लिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे नोट करके लिख लो इसको आप, ये ऑब्जेक्टिव में एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा भी गया था यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ पोर्शन के लिए आपने वीएसबी डिजाइन कर दिया, कुछ पोर्शन के लिए आप वर्टिकल जो स्टिरप्स डिजाइन करोगे। तो वर्टिकल स्टिरप्स आर डिजाइन फॉर, वर्टिकल स्टिरप्स आर डिजाइन फॉर, वर्टिकल स्टिरप्स आर डिजाइन फॉर, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जो चीज दिखती है वो चीज होती नहीं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, वो बेंटा बार से जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये चीज हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप देख लो यहाँ पे वर्टिकल स्टिरप्स आर डिजाइन फॉर, नंबर पहला, पहला तो वर्टिकल स्टिरप्स आप कितने के लिए डिजाइन कर रहे हो, जो पोर्शन बचा हुआ है। तो बचा हुआ पोर्शन कितना है, वी यू एस माइनस वी एस बी, टोटल माइनस पोर्शन टेकन बाय द बेंटा बार। सेकंड जो कोड कहता है, सेकंड बोलता है कोड, ये आप करिए वी यू एस डिवाइडेड बाई 2 के लिए। इसके लिए वी यू एस जो होगा आपका बचा हुआ, सॉरी जो टोटल वी यू एस है डिवाइडेड बाई 2 के लिए, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसके लिए आप वर्टिकल स्टिरप्स को डिजाइन करोगे। ठीक है, उसके लिए आप इसको डिजाइन करोगे, वर्टिकल स्टिरप्स को डिजाइन करोगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है एसएससी जेई के लिए कि जो बेंट अप बार्स में वर्टिकल स्टिरप डिजाइन करते हो, वर्टिकल स्टिरप आप किसके लिए डिजाइन करते हो। तो ये आपका किसके लिए करते हो, वी यू एस माइनस वी एस बी और वी यू एस बाई 2, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा उसके लिए आप डिजाइन करोगे वर्टिकल स्टिरप। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपकी है डिटेलिंग, यहाँ पे जो कि है डिटेलिंग। डिटेलिंग इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो बेंट अप बार जो टॉपिक है वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डिटेलिंग करते हैं इसके। ठीक है, डिटेलिंग देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम है, डिटेलिंग कहीं पे भी आ गई तो सिंपली सपोर्टेड बीम आपको लेनी है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में सिमिलर वे में टॉप से कवर छोड़ के आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करिए। ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी, इन सिमिलर वे मैंने ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी। ठीक है, इन दोनों रेनफोर्समेंट के जो बीच की डिस्टेंस है, ध्यान से देखना है चीजें, आप यहाँ की एनालिसिस एकदम ध्यान से देखना। जो रेनफोर्समेंट यहाँ पे जो लिवर आर्म है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डेफिनेशन यहाँ पे लिवर आर्म की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पे वो कहती है जो टॉप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है और जो बॉटम रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है उसके उसके बीच की डिस्टेंस कहलाएगी लिवर आर्म। यानी टॉप रेनफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है आपने, यहाँ पे, बॉटम रेनफोर्समेंट यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रखी है, यहाँ पे, ये कहलाएगी आपकी लिवर आर्म। लिवर आर्म को आप शो करते हो जेडी से, ये मैंने आपको बताया था, जेडी से आप लिवर आर्म को शो करते हो। और जेडी इक्वल टू आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे जेडी इक्वल टू ए लिख रहा हूँ। यानी जो हाइट मैंने प्रोवाइड कर रखी है ये ए प्रोवाइड कर रखी है, इसको हम लिवर आर्म भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सीआर रेनफोर्समेंट के केस में। देन उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, सिमिलर वे में क्या करना है आपको, जो पहले आपने वर्टिकल स्टिरप्स डिजाइन करे थे वैसे ही कर दो पहले तो। ठीक है, वाई पोर्शन के लिए आप क्या करो, वर्टिकल, मैं वर्टिकल की हेल्प से कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंक्लाइन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, वाई डिस्टेंस तक आप क्या करो, वर्टिकल स्टिरप्स प्रोवाइड करो। एक चीज मैंने ना ये ब्लैक से, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हो गया वाई डिस्टेंस तक, यहाँ से भी वाई डिस्टेंस तक करो। देन उसके बाद क्या करना है आपको, जो सेंटर है सेंटर में आपको क्या प्रोवाइड करनी है, सेंटर में आपको मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है जो कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में प्रोवाइड करनी है, सिमिलर वे। ठीक है, ये प्रोवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे शियर को कैरी करने के लिए जो बार्स हैं उनको बेंट भी करना है। तो कौन सी बार को बेंट करना है, ये आप बेंट करोगे, कौन सी बार को बेंट करोगे आप बेंट करोगे कौन सी बार को, मैंने इस वाले पोर्शन में देखो, आप बेंट करोगे यहाँ पे जो ये लॉन्गिट्यूडिनल बार्स है ना, जो ब्लैक की दो बार मैंने दिखा रखी है कवर छोड़ के, इन्हीं बार में से किसी बार को बेंट करना है। अभी मैं इसको, मैंने तो ये पूरा डॉट डॉट में, मेरे को डॉट डॉट में दिखाना चाहिए था लेकिन अभी रुको मैं समझाता हूँ अभी आपको।
तो लेट अस कंसीडर कि अभी मैं एक साइड ही बार को बेंड कर रहा हूँ, ठीक है। एक साइड ही अगर मैं बार को बेंड कर रहा हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे नीचे वाली बार को बेंड कर रहा हूँ यहाँ से, इस वाली बार को मैं बेंड कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडिनल ये बार है ब्लैक वाली, इस ब्लैक वाली बार को मैं यहाँ से बेंड कर रहा हूँ। जब इसको आगे आप क्या कर रहे हो, इसको यहाँ से बेंड करोगे तो ये आप कैसे बेंड करोगे इसको, आप इसको बेंड करोगे कुछ ऐसे, देखिए आप देखते रहना, मैं भी आपको ये क्लियर करा दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको बेंड करोगे जो लॉन्गिट्यूडिनल बार है, यानी अब आपने इसको आगे की ओर नहीं करा, आपने क्या करा, इसको ऊपर बेंड कर दिया यहाँ पे इस बार को, ठीक है। तो मैंने आगे दिखा रखा है, मैंने आगे इसको हटा रहा हूँ, इसको आपने क्या कर दिया, ऊपर की ओर बेंड कर दिया, आगे नहीं जाना छोड़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये डॉट डॉट से शो कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ डॉट डॉट से, जानी जा सकती थी आगे, लेकिन आपने आगे नहीं किया, आपने इसको क्या करा, ऊपर की ओर बेंट कर दिया इस बार को। और बेंट करने का रीजन क्या है, बेंट करने का रीजन है आपका, आप शियर जो है उसको क्या कर रहे हो, काउंटर कर रहे हो, ठीक है। और बेंट करने के बाद मैंने थोड़ा इसको क्या कर दिया, यहाँ से आगे की ओर बढ़ा दिया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक साइड क्या करा, जो नीचे वाली बार है उसको मैंने बेंट कर दिया। जो ये मैंने, अगर मैं एक ही साइड बेंट करूं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लेटिस सिस्टम। अगर बार को आप सिर्फ एक साइड बेंट करोगे तो हम लोग बोलेंगे सिंगल लेटिस सिस्टम, जैसे कि ये, और बार को आपने यहाँ बेंट कर दिया, ठीक है, यहाँ की ओर बेंट कर दिया, तो ये हो गया आपका सिंगल लेटिस सिस्टम, ठीक है। अगर आप बार को दोनों साइड बेंट करोगे, यानी यहाँ से भी प्रोवाइड किया बार और आपने इसको ऊपर की ओर बेंट कर दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल लेटिस सिस्टम। तो बार को आप अगर दोनों साइड बेंट करोगे तो क्या होगा, डबल लेटिस सिस्टम। और अगर आप बार को एक ही साइड बेंट करोगे तो क्या होगा आपका, सिंगल लेटिस सिस्टम। ये ध्यान रखना, जो मैंने पीछे लिखा था। तो मैंने यहाँ पे बार को सिर्फ एक साइड की बार को अभी बेंट कर रखा है, तो ये आपका कौन सा सिस्टम है, सिंगल लेटिस सिस्टम के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और जनरली जो बेंडिंग होती है वो 45 से लेकर 90 डिग्री के बीच में आप बेंड कर सकते हो, 45 से 90 डिग्री के बीच में आप बेंड कर सकते हो। तो मैं आइडियली 45 डिग्री पे बेंड करते हैं, तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री एंगल ले रहा हूँ। तो जो बेंडिंग आपने करी यहाँ पे, वो बेंडिंग करी आपने 45 डिग्री पे। ये बेंडिंग आपने कितने डिग्री पे करी, 45 डिग्री पे, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ये आपने बेंडिंग करी यहाँ पे। अब देखिए आप, अब देखिए आप, मैं यहाँ पे जहाँ पे से मैंने बार को बेंड कर रखा है, अगर मैं इस हाइट की मैं बात करूँ, इस वाली हाइट की मैं बात करूँ, तो ये तो आपको पता ही है कितनी है, ये हाइट ए है, ठीक है। जेडी है ना, तो जेडी इक्वल टू ए ले रखा है मैंने, तो ये हाइट कितनी है, ए। और मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्रायंगल बना रहा हूँ, इमेजिनरी ट्रायंगल देखिए कहाँ पे से, ये मैं बना रहा हूँ मैं इमेजिनरी ट्रायंगल इसके टॉप से, ये बन गया आपका अब एक, ओके। आगे बैक हम लोग, एक्चुअली वो नेट चलना बंद हो गया आइडिया में ना, इस वजह से बैक हो गया पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ गए हैं।
चल गया नेट अभी, ठीक है। कभी कभी नेट अगर प्रॉब्लम करता है तो अपने आप ही पैक हो जाता है ये, या फिर वैसे भी होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने क्या करा, एक इमेजिनरी ट्राइंगल, आप देखिए, आप कुछ अब यहाँ पे ध्यान से, आप लोगों का ध्यान ब्रेक हो गया, लेकिन एक दोबारा लगाइए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करा हमने, बार को बेंड किया, बार को बेंड करने के बाद आपको पता है ये हाइट जो सेंटर में मैंने डाल रखी वो ए है, और मैंने एक इमेजिनरी ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्राइंगल बना लिया। अब क्या कर रहा हूँ, मैं इनको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी डी से मार्क करता हूँ मैं इनको। लेट अस कंसीडर दिस इज ए, ये ए है आपका, टॉप में बी, यहाँ आपका सी, और यहाँ पे आपका जो ये सेंटर है यहाँ पे आपका डी, ठीक है। ये हो गया आपका डी, ये मैंने ट्राइंगल को मार्क किया, ठीक है। और जो AC है आपका, ये AC है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू BC। आप इमेजिनरी ट्राइंगल ऐसे बनाओगे कि जो AC है आपकी, वो AC हमेशा BC के इक्वल रहेगी, ठीक है। AC जो है, AC आपका ऑलवेज इक्वल टू BC, ध्यान रखना, ठीक है। BC क्या है, जो बेंटेड पोर्शन है उसके इक्वल रहेगी, ये ध्यान रखना पहले तो, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, पहले आपने सी पे बेंड कर रखा है, आप सी पे देखिए, आपने बार को बेंड कहाँ पे किया, पहले सी पे बेंड किया। अब जो नेक्स्ट बार आप बेंड करोगे वो आप कहाँ पे करोगे, ए पे, ठीक है। वो कहाँ पे करोगे, ए पे। यानी दो बार बेंडिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी AC, ठीक है ना। स्पेसिंग अगर बाद में बात करूं, ठीक है, बार बेंड के बीच की स्पेसिंग में बात करूं तो वो क्या होगी, AC। पहले आपने सी पे बेंड किया, देन आप ए पे बेंड करोगे, तो बार बेंड के बीच की स्पेसिंग कितनी है, AC, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये AC इक्वल टू क्या होगा, BC। तो आपने बार बेंड कर रखी है, उसकी डिस्टेंस आप के इक्वल होगा कौन, AC, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्रोवाइड सच दैट AC इक्वल टू BC, सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्या करिए, आपको ए वैल्यू पता है, ए वैल्यू आपको पता है यहाँ पे, ये अल्फा 45 डिग्री का है, तो हाफ मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, हाफ साइड का ट्राइंगल में ले रहा हूँ। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा एक साइड का, ठीक है। ये ट्राइंगल बनेगा आपका ये कुछ ऐसा। देखिए कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, BCD मैंने ट्राइंगल लिया। अल्फा आपको पता है 45 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री अल्फा है, और ये वैल्यू ए है, ठीक है। ये वैल्यू ए है, हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल, DC डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो जब DC निकालोगे तो 1045 इक्वल टू क्या होता है, 1045 इक्वल टू होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ए, अपॉन बेस कितना है, x। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो x इक्वल टू ए आ जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू ए। यानी जो डिस्टेंस आपकी x से निकल के आई वो कितनी निकल के आई, a निकल के आई। डिस्टेंस x से कितनी निकल के आई, a, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी a निकल के आ रही है, ध्यान रखना। ये डिस्टेंस कितनी निकल के आई, a निकल के आई ये डिस्टेंस, ठीक है। इतना हो गया। देन उसके बाद यहाँ से मैं अगर BC निकालूं, इसी ट्राइंगल को देखिए, अगर इसी ट्राइंगल में अगर मैं BC कैलकुलेट करूं, तो BC आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। BC इक्वल टू करिए, क्या होगा, पाइथागोरस से करोगे ना, पाइथागोरस से BC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है, बेस भी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो BC इक्वल टू क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका, ये निकल जाएगा आपका 2a स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से आपकी BC जो निकल के आएगी, जो BC निकल के आएगी वो निकल के आएगी अंडर रूट ऑफ 2a, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2a, ठीक है ना। तो बार बेंड की जो डिस्टेंस है वो क्या निकल के आई, अंडर रूट ऑफ 2a, या इसको आप बोल सकते हो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इक्वल टू क्या था, GD, ठीक है। ये बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, ठीक है। तो BC इक्वल टू क्या निकल के आ गया, अंडर रूट ऑफ 2a। अब देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है प्रोवाइड सच दैट BC इक्वल टू AC, ठीक है। तो यहाँ पे मैं AC इक्वल टू अंडर रूट 2a कर सकता हूँ, AC इक्वल टू अंडर रूट 2a। और AC क्या है, AC है आपका स्पेसिंग, स्पेसिंग। AC क्या बोला था मैंने आपसे, स्पेसिंग, यानी जो अगला बार बेंड करोगे वो आप अंडर रूट 2a डिस्टेंस पे बेंड करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपने क्या करा, बार को बेंड किया, और बार को बेंड ऐसे करना है, उसके बाद जो इमेजिनरी ट्रायंगल बनाओगे उसकी उसमें, और इमेजिनरी ट्रायंगल सच दैट BC इक्वल टू AC आपको लेना है वहां पे, ठीक है। जो BC होगा वो इक्वल टू AC आपको लेना है। और AC क्या है, AC है आपका स्पेसिंग ऑफ बेंड, यानी जो बार बेंड कर रहे हो उनके बीच की स्पेसिंग है। पहले आपने C पे बेंड किया, उसके बाद आप A पे बेंड करोगे, तो आप अगली बार कहाँ पे बेंड करोगे, अगर आपको स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप क्या करा मैंने,
मैंने क्या करा, राइट साइड का ट्रायंगल कंसीडर कर लिया और इस राइट साइड के ट्रायंगल में मैंने क्या निकाल लिया, बेस निकाल लिया। बेस निकालने के बाद पाइथागोरस अप्लाई किया, पाइथागोरस अप्लाई करके निकल गया BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a या अंडर रूट ऑफ 2JD। और आपको पता है BC इक्वल टू AC है, तो जो BC होगा वो भी वही AC भी होगा। तो AC क्या है आपका, स्पेसिंग। स्पेसिंग यहाँ पे निकल के आ गई अंडर रूट ऑफ 2a। यहाँ पे स्पेसिंग कितनी निकल के आ गई, अंडर रूट ऑफ 2a। यानी जो भी आप बार बेंड करोगे वो बेंड कितनी डिस्टेंस पे करोगे, अंडर रूट ऑफ 2a डिस्टेंस पे आप बार को बेंड करोगे, ठीक है ना। ये निकल गया आपका यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन। अब हम लिखते हैं पॉइंट्स जो हमने कैलकुलेट करे हैं, और जो चीजें यहाँ पे बेंट अप बात की थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है कुछ, उसको हम आगे पॉइंट बना के लिखते हैं। यहाँ पे तक किसी को कोई ये निकालने तक कोई अगर ये कैलकुलेट करने में किसी को दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आया तो बताइए। सर ये एसी वाला समझा दो एक बार दोबारा ना, क्या था स्पेसिंग वाला। स्पेसिंग, यस सर, एसी। एसी, हाँ देखिए आपको क्या करना है, एसी क्या है आपकी, एसी है आपकी स्पेसिंग बिटवीन द बैंड। यानी पहले आपने बार कहाँ पे बेंड कर रखी, देखिए यहाँ पे सी पे बेंड कर रखी है ना, सी पे आपको बार बेंड दिख रही होगी ना, ब्लैक बार मैंने बेंड कर रखा है, तो देखिए ये सी पे। यस सर। हाँ सी पे मैंने बार बेंड कर रखी है ब्लैक पे। जो अगला बार बेंड करोगे वो आपको पता होना चाहिए ना कहाँ पे बेंड करना है आपको, वो यस सर। आप बेंड करोगे ए पे। तो एसी क्या हो गई, एसी हो गई आपकी स्पेसिंग बिटवीन द बैंड। यानी एसी एक बार आपने सी पे बेंड किया, एक बार आपने क्या बेंड किया, ए पे बेंड किया, तो मैं बोलूंगा कि स्पेसिंग निकालिए तो क्या निकलेगी, एसी तो होगी, एसी डिस्टेंस तक, एसी डिस्टेंस के बाद ही तो आप बेंड करोगे बार को। यस तो सर। अगर आप एसी डिस्टेंस, अगर आपको एसी की वैल्यू पता है तो आपको पता चल जाएगा कि बार आपको कहाँ पे बेंड करना है अगला, ठीक है। और एसी ओके हमने यहाँ पे निकाल दिया कैसे, पाइथागोरस की हेल्प से मैंने आपको एसी निकाल के बता दिया, अंडर रूट 2a। यानी अगर आपने बार को पहले के बाद आप अंडर रूट 2a डिस्टेंस पे नेक्स्ट बार को बेंड करोगे उसके बाद, ओके सर। ठीक है। अभी तो मैंने आपको 2 बार दिखा रखी यहाँ पे, लेकिन बार तो बहुत ज्यादा होंगी ना, बार तो ज्यादा होंगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब आपको पता करना पड़ेगा कि बार आपको कितनी स्पेसिंग में बेंड करना है, ठीक है। जैसे वर्टिकल पार्ट है ना, ये निकाली थी, एसबी की वैल्यू निकाली था वर्टिकल बार्स की, यहाँ पे देखिए आप पीछे वर्टिकल बार्स की हमने एसबी इंक्लाइन बार है, जैसे यहाँ पे देखिए इंक्लाइन बार की हमने स्पेसिंग निकाली थी कि एक बार हमें पहले इंक्लाइन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, फिर हमें एसबी स्पेसिंग में प्रोवाइड करनी है, उसके बाद हमें एसबी स्पेसिंग में प्रोवाइड करनी है, ये आपने निकाला था। इन सिमिलर वे हमने जो बेंट बार है, बेंट अप बार है, उसकी स्पेसिंग यहाँ पे निकाली अंडर रूट 2 है, ठीक है। जो अंडर रूट 2 है वो बेंट अप बार की स्पेसिंग है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया, आ गया समझ में। यस सर। ठीक है, तो ये अंडर रूट 2 है आपकी क्या है, बेंट अप बार की स्पेसिंग है और सिर्फ और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो आप समझ जाओगे उसमें कि हमने हमारे इसकी जरूरत क्या पड़ने वाली है वहाँ पे। ये हो गया आपका बेंट अप बार की स्पेसिंग हमने निकाल दी। तो लिखिए आप बेंट अप बार के बारे में, सबसे पहला पॉइंट बना के लिखिए इसमें, और ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। पहला पॉइंट है आपका, बेंट अप बार्स आर मेन रेनफोर्समेंट बेंट अप बार आर मेन रेनफोर्समेंट bent at an angle between 45 to 90 डिग्री। कहीं कहीं पे आपको 60 डिग्री भी दे रखा होगा, लेकिन बहुत सी जगह 45 से 90 डिग्री भी दे रखा है, ठीक है। तो बेंट बिटवीन 45 टू 90 डिग्री, बेंट पोर्शन BC act as shear reinforcement, ठीक है। तो बस वही चीज लिखी हमने। बेंट अप बार्स क्या है, बेंट अप बार्स आपकी मेन रेनफोर्समेंट होती हैं, उन मेन रेनफोर्समेंट को हम क्या करते हैं, बेंट करते हैं ताकि वो शियर रेनफोर्स की तरह एक्ट करे, यानी शियर को क्या करे, वो रजिस्ट करे, ठीक है। यही चीजें बोल रहा है। और बेंट एंगल क्या है, 45 से 90 डिग्री के बीच में, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, आईएस कोड स्पेसिफिकेशन है कि बेंट अप बार्स हम कहां तक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेंट अप बार्स आप सपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ L/4 डिस्टेंस तक ही आप बार को बेंड कर सकते हो, ठीक है। यानी कहीं पे भी सपोर्ट है,
आप सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस तक ही बार को बेंड कर सकते हो। उसके बाद आप बार को बेंड नहीं प्रोवाइड करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे वर्टिकल या इंक्लाइन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे शियर को रेज करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। shall be provided up to L/4 distance from support, shall be provided up to L/4 distance from the support। और ये आपका है ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, IS कोडल प्रोविजन है, मैंने कोड से डायरेक्टली उठा रखा है। देन उसके बाद स्पेसिंग फॉर सिंगल लेटिस, स्पेसिंग फॉर सिंगल लेटिस, स्पेसिंग फॉर सिंगल लेटिस सिस्टम। सिंगल लेटिस सिस्टम क्या होता है, जहां पे आपने सिर्फ एक साइड से बार को बेंड कर रखी। तो स्पेसिंग बिटवीन सिंगल लेटिस आपने कितनी निकाली, √2a। AC क्या है, स्पेसिंग ही तो है बार बेंड की, तो आपने निकाली ये √2a। तो हर आप क्या करोगे, हर √2a डिस्टेंस के बाद बार को बेंड करोगे। ठीक है, √2a। और अगर मैं बात करूं स्पेसिंग फॉर डबल लेसिंग, तो डबल लेसिंग की मैं अगर बात करूं, डबल लेसिंग नहीं डबल लेटिस सिस्टम की मैं बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, √2a डिवाइडेड बाई 2 कर देना, तो आपका क्या निकल जाएगा, जब आपने दोनों साइड से बार को बेंड कर रखी है तो उसकी क्या निकल जाएगी, ये स्पेसिंग निकल के आ जाएगी। तो ये कितना निकल के आ गया, a/√2। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, डायरेक्टली पूछता है एग्जाम में कि आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, एक ही वैल्यू दे रखी होंगी और वो बोलेगा सिंगल लेटिस सिस्टम के लिए स्पेसिंग निकाल के बताइए। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना आपको, वहां पे √2 से ए को जो डिस्टेंस दे रखी है, आपको जो हाइट दे रखी है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना। ए क्या है, हाइट ही तो है, तो √2 से हाइट को मल्टीप्लाई कर देना सिंगल लेटिस के लिए। और अगर डबल लेटिस सिस्टम के लिए हाइट दे रखी है तो क्या करना, आप हाइट बाई √2 करोगे, तो आपकी डबल लेटिस सिस्टम के लिए स्पेसिंग निकल जाएगी बेंट अप बार्स की। ठीक है, एक चीज। ठीक है, उसके बाद क्या आपका, और ये चीज तो मैंने लिखा ही दी थी शायद, बेंट अप बार्स आर नॉट प्रोवाइडेड अलोन, लिखा था मैंने आपको, ये लिखा नहीं रखा, लेकिन लिख देते हैं, चलो ये फोर्थ पोर्शन है, पॉइंट है, बेंट अप बार्स आर नॉट प्रोवाइडेड अलोन, bent up bars are not provided alone, not provided alone, always provide, always use, always used with, always used with vertical or inclined stirrup, mostly vertical stirrup। ठीक है, ये हो गए पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो एंगल आप ध्यान रखना, डिस्टेंस ध्यान रखना कहां तक प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिंग आपको ध्यान रखनी बेंट अप बार्स के बीच की जो हमने निकाली अभी। ठीक है, तो ये चीजें आपके इंपॉर्टेंट चीजें थी, बेंट अप बार्स के आपको ध्यान रखनी है ये चीजें। ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये हो गया आपका डिजाइनिंग कंप्लीट, इतना आपको डिजाइनिंग कंप्लीट, ये आपकी डिजाइनिंग पूरी की पूरी लगभग निपट गई है, थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बचे हैं। ठीक है, उनको भी कर लेंगे थोड़ी देर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कहाँ से लेना था स्क्रीनशॉट, बेंट अप बार से ना, जहाँ तक आपने ले लिया था, बेंट अप बार से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बेंट अप बार मैंने बना रखा है, VUS को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, VSB बेंट अप बार और वर्टिकल पोर्शन में, उनके लिए नीचे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, VSB के लिए फॉर्मूले लिख दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद आपको जो वर्टिकल स्ट्रक्चर बेंट अप बार्स के लिए आप यूज करते हो, वहां पे कैसे डिजाइन करोगे वो बताया मैंने आपको। और जो डिटेलिंग है, ये डिटेलिंग आपको ध्यान रखनी है। इस डिटेलिंग में जो AC है वो है स्पेसिंग बिटवीन द बेंट अप बार्स, और BC आपका क्या है, बेंट पोर्शन है। और आपको यहाँ पे ये जो ट्राइंगल, इमेजिनरी ट्राइंगल आप बना रहे हो, यहाँ पे इमेजिनरी ट्राइंगल ऐसा बनाना है कि AC इक्वल टू BC हो यहाँ पे। ठीक है, यानी जो स्पेसिंग है वो आपका बेंट पोर्शन के इक्वल हो। ठीक है, ध्यान रखना है। देन उसके बाद एंगल मैंने 45 डिग्री बनाया, उसके बाद मैंने राइट साइड का ट्रायंगल लिया, राइट साइड के ट्रायंगल से आपका बेस निकल के आ गया x इक्वल टू a, x इक्वल टू कितना निकल के आ गया, ये a, x इक्वल टू a। और इसी ट्रायंगल की हेल्प से मैंने जो बेंट पोर्शन BC है, आपने जो पोर्शन बेंट कर रखा है उसकी वैल्यू निकाल दी।
तो बेंट की वैल्यू जब आपने निकाली तो BC कितना निकल के आया आपका, ये आपने पाइथागोरस से 2a, और अंडर रूट 2a ये किसके इक्वल हो गया, BC इक्वल टू AC। AC क्या है आपकी, स्पेसिंग बिटवीन द बेंट, तो आपकी बेंट के बीच की स्पेसिंग यहाँ पे निकल के आ गई, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपकी। ए इक्वल टू क्या है, JD, ध्यान रखना, ये क्या है, हाइट, ए इक्वल टू JD। उसके बाद ये थ्योरी ध्यान रखना, ठीक है, L/4 डिस्टेंस तक ही हम बेंटर बार प्रोवाइड करते हैं, इससे ज्यादा हम लोग आगे बेंटर बार प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी 0.25 डिस्टेंस तक ही। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? वो चीजें क्लियर होंगी आपको। अब ध्यान रखना, जो बेंटअप बार्स है, बेंटअप बार्स में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी इसके बाद। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि बेंटअप बार्स जो है आपकी, उनको हम लोग क्रैंक्ड बार भी बोलते हैं, क्रैंक्ड बार के नाम से भी आता है कभी कभी एग्जाम में, तो बेंटअप बार क्रैंक्ड बार से कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है वो हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। ओके, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, बढ़ो आगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए क्रैंक्ड बार की लेंथ। ठीक है, या बेंटअप बार ही बोलते हैं इसको, एक ही बात है। ठीक है, मैं क्रैंक्ड बार से लिख रहा हूँ, क्रैंक्ड बार। मैंने वैसे कैलकुलेट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, क्रैंक्ड बार लेंथ, ठीक है, या बेंटअप बार लेंथ, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट हम अपने क्लियर करते हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए एक बार मैं पोर्शन को दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं हमेशा कभी कभी। ठीक है, मतलब इस वाले जो टॉपिक करा रहा हूँ क्रैंक्ड बार लेंथ से। ठीक है, अब वहाँ पे वो चीज़ क्या हो जाती है, एक ही साथ कर तो मैंने वहाँ पे दे रखा है ये चीज़, लेकिन यहाँ पे एक बार मैं अलग से बता देता हूँ आपको ये चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए। क्रैंक्ड बार लेंथ, ठीक है, तो ये हो गया आपका बीम। ठीक है, बीम में ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये बीम है आपकी, बड़ी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ये बीम है, इस बीम में आपने क्या कर रखा है, बेंटअप बार प्रोवाइड कर रखे हैं, टॉप से थोड़ा कवर छोड़ के ये प्रोवाइड कर रखा है आपने हुक। हुक क्या होता है नहीं पता अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बाद में वो बॉन्ड में आएगा, वो बॉन्ड में पढ़ेंगे हुक क्या होता है। ये हमने प्रोवाइड कर रखा है हुक, और साथ में आपने ये प्रोवाइड किया बेंट इन सिमिलर वे। सॉरी, थोड़ा नीचे तक प्रोवाइड करता हूँ, रुको, इस साइड का कवर ज्यादा हो जाएगा। ये आपने प्रोवाइड किया बेंट, और बेंट प्रोवाइड करने के बाद आपने अगेन यहाँ पे स्ट्रेट बार प्रोवाइड करी, इसके बाद आपने यहाँ पे बेंट प्रोवाइड किया ऊपर, देन उसके बाद आपने इसको अगेन इस साइड से भी हुक प्रोवाइड कर दिया। हुक हमेशा कॉम्प्रेशन साइड में प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखना एक चीज, हुक क्या होता है बाद में बताऊंगा। एंकरेज, जनरली एंकरेज को बढ़ाने के लिए जो ये आप हुक, मतलब क्या होता है, बार की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, यानी वहां पे क्या होता है, कभी कभी बार आप डायरेक्टली डाल दोगे तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलती, अभी रहने दो इसको। आप हुक क्या होता है, बस आप हुक मैंने प्रोवाइड कर रखा है, इतना समझ लो। बॉन्ड में इसको मैं अलग से बताऊंगा इसको अच्छे से, ठीक है ना। तो हुक मैंने एक्स डिस्टेंस से दोनों साइड से हुक प्रोवाइड कर रखा है ये, ठीक है, और ये मैंने क्रैंक्ड बार प्रोवाइड कर रखी है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे मैंने ये क्रैंक्ड बार प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, और ये टॉप में क्या आता है, टॉप में कवर है, ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस है, हाइट डी ले रहा हूं मैं, जो ए लिया था ना मैंने अभी तक वहां पे, उसको मैं डी ले रहा हूँ। ठीक है, जो ए लिया था वही चीज है, उसको मैं डी ले रहा हूँ यहाँ पे। डी क्या है, इसके ऊपर क्या है, कवर है, इसके ऊपर कवर प्रोवाइड कर रखा है टॉप में, इसके बॉटम पे भी आपने कवर प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, ये आपने प्रोवाइड कर रखा है कवर,
और डी जो है सेम है ए, हाँ ध्यान रखना, लीवर आर्म ही है ये डी। तो अगर मैं स्पेसिफिकेशन ए डी ये करूंगा तो ध्यान ये रखना कि आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए, बस हो गया। स्पेसिफिकेशन से मतलब नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना जरूरी होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डी ले लिया। तो आप देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे आप ट्राइंगल फॉर्म करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हुए आगे जाते हैं, और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे आगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं टैग्ड बार से, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे वो तो आपका लेंथ ही पूछता है, जो आपने कैलकुलेट भी करी है, ठीक है। ये आपका इमेजिनरी ट्राइंगल बनेगा जो हमने वहां पे भी बनाया था, ये ट्राइंगल में बना रहा हूँ, इमेजिनरी ट्राइंगल जो बनेगा, ठीक है। और डी इज द डिस्टेंस, ये डी सेम ही होगी, ठीक है, टॉप से लेकर बॉटम की, ठीक है। जब इस इमेजिनरी ट्राइंगल में आप 1045 लगाओगे तो 1045 इक्वल टू होगा आपका डी अपॉन ये वाली वैल्यू एक्स, ठीक है, ये वैल्यू एक्स, डी अपॉन एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या निकल गया, डी निकल गया, एक्स इक्वल टू डी निकल गया ये। तो वही चीज है जो मैंने करा है वहां पे, ठीक है ना, वही चीज चल रही जो करा है। एक्स इक्वल टू मैं डी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या कर रहा हूँ मैं, डी। एक्स इक्वल टू मैंने यहाँ पे डी कर दिया। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाइए इसी ट्राइंगल में। जब इसी ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे आप तो होगा क्या, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू, ये मैं कर रहा हूँ एल सी। एल सी इक्वल टू है आपका टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक, टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक, टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक, यानी जो क्रैंक पोर्शन करा रखा है उसकी टोटल लेंथ, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक का स्क्वायर। तो आप वही निकलेगा जो चीज आपने आगे निकाला, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू डी से निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 2d, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.42 डी। तो एलसी की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे, ये निकल के आ गई आपकी 1.42 इंटू डी। ये वैल्यू कितनी निकलेगी, 1.42 इंटू डी, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक। तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछता है कि वो टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक बताइए। टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक आपकी कितनी है, 1.42 डी, ठीक है। तो टोटल लेंथ आपकी जो निकल के आई, टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक, टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक जो आपका निकल के आया एल सी, ठीक है। अब वहां पे ऑप्शन आपके एग्जाम में कभी भी 1.42 डी, जरूरी नहीं है कि सीधे 1.42 डी दिया हो, वो कुछ ऐसे भी पूछ सकता है, डी प्लस 0.42 डी, डी प्लस 0.42 डी। तो ऑप्शन में आपके कुछ ऐसे भी दिया हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, डी प्लस 0.42 डी, ये निकल गई टोटल लेंथ ऑफ द क्रैंक। एंगल ध्यान रखना 45 डिग्री के लिए, अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए आपको बता दूंगा ये वैल्यू कितनी होती है टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बन गया आपका 45 डिग्री के लिए, ध्यान रखना, ठीक है, पहला ये। उसके बाद क्या है, फॉर वन बेंड एडिशनल लेंथ, अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे वो बनता है फॉर वन बेंड, ये एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में भी आपका है, ठीक है। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन है, ये यहीं पे क्लियर हो गया आपका, वहां पे आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो गया आपका, तो ये क्या हो गया आपका, फॉर वन बेल्ट एडिशनल लेंथ, फॉर वन बेंट एडिशनल लेंथ, फॉर वन बेंट एडिशनल लेंथ कितनी प्रोवाइड करोगे आप, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये चीज एक बार आप लोग गौर करना, यहाँ पे आप देखो, आपने यहाँ पे जो एलसी वाला डिस्टेंस है, देखिए एलसी वाला डिस्टेंस देखिए, आपने इसको बेंट कर रखा है। अगर इसको आप बेंट नहीं करते तो क्या होता है, अगर आप इसको बेंट नहीं करते तो इसको आप सीधे ले जाते आगे की ओर, है ना। जो ये डी डिस्टेंस है जो मैंने रेड से लिख रखी है यहाँ पे, इस डी डिस्टेंस में इसको इसको आप आगे की ओर सीधे ले जाते इस बार को, ठीक है। लेकिन आपने बेंट करा, तो बेंट करने में डिस्टेंस आपकी कितनी लगी, 1.42 डी, ठीक है। तो ये बोलना फॉर वन बेंट एडिशनल लेंथ कितनी लगी आपको, एडिशनल लेंथ कहां से निकालोगे आप, एडिशनल लेंथ निकालोगे आप 1.42 डी माइनस डी, ये कितना निकल गया आपका 0.42 डी। अगर किसी के समझ में नहीं आया ये चीज तो देखिए, जब ये बार है आपकी, ये बार आपने क्या कर रखी है, बेंट कर रखी है, ये बार आपने बेंट कर रखी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 1.42 डी। अगर आप इसको बेंट नहीं करते तो आप कहाँ ले जाते, आगे ले जाते यहाँ से सीधे, आगे ले जाते यहाँ से सीधे, ठीक है। आगे कितने डिस्टेंस तक ले जाते हैं, डी डिस्टेंस तक, है ना, आगे डी डिस्टेंस तक ले जाते हैं इसको। लेकिन आपने बेंट करा, तो आपने बेंट करने के बाद डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 1.42 डी, डिस्टेंस कितनी होगी
1.42 डी। तो ये बोलना एडिशनल लेंथ आपने कितनी प्रोवाइड करी बेंट में, फॉर वन बेंट एडिशनल लेंथ कितनी होगी 0.42 डी। तो फॉर वन बेंट एडिशनल लेंथ कितनी होगी 1.42 डी माइनस डी। तो 0.42 डी आपकी एडिशनल लेंथ होगी जो कि आपने बेंट करी है, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रेट करते तो आप सिर्फ डी डिस्टेंस तक ही ले जाते उसको, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है बहुत बार, आपके एसएससी जेईई में एग्जाम में आ भी रखी है, ठीक है। फॉर वन बेंट एडिशनल लेंथ। इन सिमिलर वे फॉर टू बेंट एडिशनल लेंथ निकालिए। फॉर टू बेंट एडिशनल लेंथ फॉर टू बेंट एडिशनल लेंथ इक्वल टू कितना होगा आपका, एक बेंट के लिए कितनी है 0.42 डी। तो कितना हो गया टू बेंट के लिए 0.84 डी। तो अब एग्जाम में कितने भी बेंट के लिए दिया हो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, डायरेक्टली 2 3 4 5 से आप मल्टीप्लाई कर देना उसको, ठीक है ना। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि एक बेंट के लिए जो एडिशनल लेंथ होती है वो 0.42 डी होती है, किसमें, अगर आपने एंगल 45 डिग्री प्रोवाइड कर रखा है। अभी मैं आपको याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा, सारे एंगल में मैं ये चीज बता के मैं आपको याद रखने की ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका, ये दो क्वेश्चन बन गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है ये, कभी क्या कर देता है ये आपको ये पूरा स्पेसिफिकेशन दे देगा और आपको बोलेगा, मतलब ये पूरा डायग्राम बना के दे देगा, ये डायग्राम में दे देगा और आपको बोलेगा इस बार की टोटल लेंथ आप निकालिए, इस बार की आप टोटल लेंथ निकालिए, जो आपने बार प्रोवाइड कर रखी है ये मेन बार, इसकी आप टोटल लेंथ निकालिए। ये एल इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये आपकी एल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है ना। एल कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर एक बार जहाँ पे खत्म हो रही है इस साइड की, ठीक है। तो ये बोलेगा आपसे टोटल लेंथ ऑफ बार आप कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। तो ध्यान रखना कैसे निकलेगी, देखते हैं इसको भी, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ बार, कौन सी बार की, मेन बार की, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ मेन बार जिसको आपने बेंट कर रखा है, ठीक है ना। टोटल लेंथ ऑफ मेन बार, तो टोटल लेंथ ऑफ मेन बार कैसे निकलेगी देखिए आप, ये भी ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गई टोटल एल डिस्टेंस, ठीक है, बार की टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक एल डिस्टेंस है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, एल डिस्टेंस प्लस जो बेंट में आपने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रखा है, कितना प्रोवाइड कर रखा है 0.42 डी। तो बेंट में आपने एक्स्ट्रा कितना प्रोवाइड कर रखा है 0.42 डी। तो दो साइड बेंट है, तो दो साइड बेंट होंगे होंगे तो कितना हो गया 0.84 डी, ठीक है, इतना हो गया एक्स्ट्रा आपका। तो एल प्लस 0.84 डी हो गया, ठीक है। और कुछ बचा, और कुछ बचा, और बचा आपका एक्स। एक्स देखिए जो हुक प्रोवाइड कर रखा है वो भी डिस्टेंस बार ही, तो मेन बार में तो हुक प्रोवाइड कर रखा है आपने एक्स डिस्टेंस तक, तो बचा क्या आपका एक्स। तो एक साइड एक्स है, एक साइड यहाँ भी एक्स है, तो 2x, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी निकल के आ गई, टोटल लेंथ ऑफ मेन बार आपकी निकल के आ गई यहाँ पे एल प्लस 0.84 डी, 0.84 डी, 0.84 डी क्या आपका, जब आपने बार को एक्स्ट्रा, जब आपने बार को क्या करा, जब आपने बार को बेंड किया तो ये आपका एक्स्ट्रा इतना लगा, ठीक है ना, बार की डिस्टेंस। देन उसके बाद ये आपका हुक जो आपने प्रोवाइड कर रखी 2x, ये हो गया आपका टोटल लेंथ ऑफ बार। ये निकल गया आपका तीसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से, ठीक है। ये निकल गया आपका तीसरा तीसरा आपका कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ ऑफ बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है, अब आपका एंगल ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है, एंगल ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम रहने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका एकदम सेम रहेगा, बस एंगल का डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग निकाला कैसे हमने, बाकी जो चीजें मैंने तीन चीजें आपको ये निकाल के बताई हैं, ये चीजें आपकी हर एंगल में सेम रहेंगी, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ एक एग्जाम्पल आप देखिए, बस मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल 60 डिग्री के लिए, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री के लिए, अगर 60 डिग्री में आपने बार को बेंड कर रखा है, तो अब देखिए मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे चीजें, अगर नहीं समझ में आएंगी बताना, मैं दोबारा बता दूंगा। तो देखिए जो ट्रायंगल जो जहाँ पे आपने ले रखा था वो ट्रायंगल में आप सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज होगा, तो एंगल आप क्या कर लोगे यहाँ पे, आप 60 डिग्री का एंगल कर लोगे, एंगल क्या ले लोगे यहाँ पे आप 60 डिग्री का, ठीक है। तो जब आप 60 डिग्री का एंगल लोगे तो ये कितने डिस्टेंस है, ये आपकी डी डिस्टेंस है, और डी डिस्टेंस है, उसके बाद क्या करोगे 1060 लगाओगे यहाँ पे। जब आप 1060 लगाओगे तो 1060 इक्वल टू क्या होता है आपका डी अपॉन एक्स। तो एक्स कितना निकल के आएगा, एक्स आप निकालोगे देखना आप
एक्स आपका निकल के आ गया 0.57 ऑफ डी, 0.57 ऑफ डी। वहां पे कितना निकल के आ रहा था, वहां पे निकल के आ रहा था डी, ये निकल के आ गया 0.57 ऑफ डी। उसके बाद आप जब पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस लगाने के बाद ये फॉर्म जो ये वाली डिस्टेंस है लेंथ ऑफ क्रैंक इस केस में निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 1.15 डी, 1.15 डी। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर वन बेंट एडिशनल लेंथ, एक बार बताना मेरे को, फॉर वन बेंट एडिशनल लेंथ कितनी निकल के आ रही है, सभी लोगों को कमेंट करके बताइए एक बार। फॉर वन बेंट एडिशनल लेंथ, फॉर वन बेंट एडिशनल लेंथ आपकी कितनी निकल के आई, बताना एक बार आप लोग। फॉर वन बेंट एडिशनल लेंथ यहाँ पे कितनी निकल के आई, मुझे कमेंट करके सभी बताइए फटाफट, आंसर चाहिए मुझे। 0.15 डी, 0.15 डी। और कोई? तीन 0.15 डी। एनीवन एल्स? तभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, गलत है सबका, सबका गलत है। कोई और एक बार सोचो, दोबारा दोबारा सोचो यहाँ पे। अश्मिता सेमवाल वेरी गुड, दीपक गौर वेरी गुड, 0.58 डी सही है आप लोगों का, वेरी वेरी गुड। ठीक है, ये कैसे निकल के आएगी, इसी वजह से मैंने आपको ये ट्रायंगल बना के दिखाया था, मुझे पता था आप लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे। देखिए जब आपने वहां पे माइनस किया ना, तो माइनस आपने जो स्ट्रेट लेंथ थी वो माइनस करी थी नीचे डी वाली, जो रेड में डी लिखा हुआ है। ठीक है, 1.42 माइनस डी, यानी डी डिस्टेंस तक आप प्रोवाइड जाने वाली थी, लेकिन आपने प्रोवाइड किया 1.42। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी जा रही है 0.57 डी तक, लेकिन प्रोवाइड आपने कितनी कर रखा है 1.15 डी। तो यहाँ पे जो माइनस होगी वो कितनी होगी 1.15 डी लेंथ ऑफ क्रैंक माइनस जो स्ट्रेट पोर्शन है उसकी लेंथ 0.57 डी। तो ये निकल के आ गया आपका 0.57 डी के अराउंड ही आएगा, 0.57 या 0.58 जो भी निकला आपका उसके अराउंड ही आपका निकल के आएगा ये। ठीक है ना, तो एडिशनल लेंथ फॉर 60 डिग्री आपका 0.57 डी। तो हर एंगल के लिए आप इसके बाद कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो यही गलती हो रही थी, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया था क्योंकि जब मैंने पहली बार क्वेश्चन सॉल्व किया था बहुत पहले, तो मैंने भी यही गलती करी थी और 1 घंटे घुमा था मैथ में। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आप लोग ये चीज, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत ना हो, मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। ठीक है ना, कि 60 डिग्री में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 0.57 डी है, न कि डी है, वहां पे डी थी। ठीक है, जिसको आपने माइनस किया। तो एडिशनल लेंथ जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, बेंट लेंथ माइनस हॉरिजॉन्टल लेंथ, यानी हॉरिजॉन्टल में आप लोग सिर्फ और सिर्फ 0.57 डी ही प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन बेंट करने के बाद आपने 1.15 डी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, वो क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया आपका एग्जांपल आपका 60 डिग्री के लिए। अब मैं कर रहा हूँ सारी डिग्रीज के लिए, एक मैं आपको टेबल दे देता हूँ यहाँ पे, और मैं बता दूंगा आपको याद कैसे करना है आपको ये चीज। ठीक है, अब कुछ भी पूछे तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। बेंट ऑफ बार्स मैंने बहुत ही डिटेल में प्रोवाइड कर आपको कवर करा दिया है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए आप 30 डिग्री बेंट पोर्शन में लिख रहा हूँ। ठीक है, बेंट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडिशनल लेंथ, एडिशनल क्रैंक, एडिशनल लेंथ, एडिशनल एलसी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एडिशनल लेंथ ऑफ क्रैंक, क्रैंक सॉरी, एडिशनल एलसी। ठीक है, ध्यान रखना। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, किसी भी एंगल में पूछे आपसे, आपके पास वैल्यूज रहनी चाहिए। 30 डिग्री के लिए वैल्यू है आपकी 0.27, 45 डिग्री के लिए आपने निकाला है अभी 0.42 एडिशनल लेंथ ऑफ क्रैंक, 60 डिग्री के लिए आपने निकाला 0.57, 75 डिग्री के लिए निकालोगे तो आप ये निकलेगा 0.72, और जब आप 90 डिग्री के लिए निकालोगे तो ये निकलेगा आपका 0.89। ये क्या निकलेगा आपका 0.89। ठीक है, ये आपके सारी क्रैंक की वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए, अब एग्जाम में अगर आएंगे डायरेक्टली वैल्यू याद रहनी चाहिए, बस आपको एक याद रखना है, बाकी सारी सारी याद हो जाएंगी। क्या करना है आपको यहाँ पे, कुछ नहीं करना, 0.27 याद रखना 30 डिग्री के लिए। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे प्लस 0.15 ऐड कर देना इसमें, इसमें भी आप क्या कर देना प्लस 0.15 ऐड कर देना, इसमें भी क्या करना है आपको प्लस 0.15 ऐड कर देना, और फाइनल में थोड़ा ये ध्यान रखना 0.17 ऐड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में 0.17 ऐड हो रहा है, तो 0.17 अगर 0.15 भी ऐड करोगे तब भी चलेगा। तो याद करने का तरीका क्या है, पहले 30 डिग्री के लिए याद रखो, उसके बाद 0.15 ऐड करते रहो। 90 डिग्री के लिए जब जाओगे तो 0.17 ऐड करते ना, लेकिन 0.15 भी ऐड करोगे, ज़्यादा गलत नहीं जाएगा।
क्योंकि ऑप्शन थोड़े से क्या होंगे, इतने नजदीक ऑप्शन नहीं देगा वो एग्जाम में आपको। ठीक है, तो याद करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। और बाकी मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया कैसे ये चीजें निकाली है हमने सारी की सारी। ठीक है, तो इसका ले लीजिए फिर स्क्रीनशॉट, यहीं से है ना स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और फाइनली इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अब अगला डालिए आप हेडिंग मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव काफी काफी इंपॉर्टेंट। ये सारे जो कोडल प्रोविजन लिख रहा हूँ ना, ये सारे के सारे अपने आप में एक गोल्ड है, ठीक है ना। ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स। अभी जैसे ये शेयर चल रहा, इसके बाद बॉन्ड चल रहा, यहाँ से जो कोडल प्रोविजन है बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, और इन्हीं के बेस पे डिजाइनिंग भी होती है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, जो स्टीरअप्स होते हैं, जो शियर रिइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हो, उसकी मैक्सिमम स्पेसिंग आपको कितनी प्रोवाइड करनी है, ये आपको ध्यान रखना है इसके बाद। तो मैक्सिमम स्पेसिंग की मैं बात करूं तो सबसे पहला तो अगर आपने वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी है, अगर वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड करी है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग है दैट शुड नॉट ग्रेटर देन 0.75 of D. That should not greater than 0.75 of D. सेकेंड, अगर आपने इंक्लाइंड शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी है, इंक्लाइंड शियर रिइंफोर्समेंट अगर आपने प्रोवाइड करी है, देन जो स्पेसिंग है दैट शुड नॉट ग्रेटर देन D। ठीक है। एंड थर्ड, इन एनी केस इन एनी केस in any case should not greater than 300 mm. In any case should not greater than 300 mm, where D is the effective depth. ठीक है, तो वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट अगर आप प्रोवाइड करोगे तो मैक्सिमम स्पेसिंग आपकी शुड नॉट ग्रेटर देन 0.75 डी या 300 mm से ऊपर तो जानी ही नहीं चाहिए। ठीक है, पहले तो आपका 0.75 डी से ऊपर नहीं जानी चाहिए, उसके बाद अगर चली भी गई तो 300 mm से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अगर 0.75 डी आपने निकाला और ये निकल के आ गई 330, तो आपको 300 लेनी वहां पे। ठीक है, किसी भी केस में 300 mm से ऊपर नहीं जानी चाहिए बोल रहे हैं। और इंक्लाइंड शियर रेनफोर्समेंट अगर आपने प्रोवाइड करी है तो उस केस में आपकी जो स्पेसिंग है शुड नॉट ग्रेटर देन डी, where D is the effective depth. This is the spacing, maximum spacing between the shear reinforcement या stirrups. Important है, ध्यान रखना। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रहा हूँ मैं फिर। तो शियर की रेंज जो आपकी थ्योरी है पढ़ दी है आपने पूरी। एक नॉन प्रिज्मेटिक बीम के लिए टाउ भी निकालना, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ईएस गेट का पार्ट है वो, तो वो पढ़ के फायदा तो है नहीं आपको, तो वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी आपको। ठीक है ना, टाउ भी नॉन प्रिज्मेटिक के लिए निकलता है आपका, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपके सिलेबस में मेंशन है और आएगा भी नहीं उससे, वो ईएस का पार्ट है। तो बढ़े आगे। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड। ठीक है, एक चीज नोट डाल के लिखिए आप। फाइनली जब हमने इतना पढ़ ही दिया है तो क्या ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, तो लिख देते हैं यहाँ, वाई मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड।
ये डालिए आप नोट। तो देखिए मिनिमम रीइंफोर्समेंट हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखना, जब वर्टिकल शियर स्ट्रेस हमने डिजाइन करा था तो आप मैंने बताया था कि सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, सेंटर में मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करनी होती है। वैसे हम न भी प्रोवाइड करते तब भी हमारा शियर यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन हमें शियर रीइंफोर्समेंट फिर भी प्रोवाइड करनी है। तो क्यों प्रोवाइड करनी है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला तो मैंने बता दिया था आपको कि जो लॉन्गिट्यूडिनल बार्स हैं उनका बगलिंग को रोकने के लिए आपको करना है, ठीक है ना, एक तो ये हो गया था आपका। उसके अलावा भी बहुत से रीजन है जिसके लिए हम वहाँ पे शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है आपके टू प्रिवेंट डायगोनल टेंशन, टू रजिस्ट प्रिंसिपल टेंशन, टू रजिस्ट प्रिंसिपल टेंशन। प्रिंसिपल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, शियर रीइंफोर्समेंट का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पहले मैंने बताया था ना आपको, प्रिंसिपल टेंशन की वजह से हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायगोनल में क्रैक अगर करता है। वो पहला केस जब सपोर्ट आपका एक नंबर का हमने लिया था, नंबर 1 वो लिया था हमने, मतलब जहाँ पे आपका सपोर्ट, सॉरी, जो आपका एलिमेंट था वो सपोर्ट के नियर था, ठीक है ना। तो उस वाले एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो क्रैक डेवलप होता है किससे होता है, वो होता है डायगोनल टेंशन की वजह से ना, उसको हम लोग प्रिंसिपल टेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है तो इसका एक रीजन होता है टू टू रजिस्ट द प्रिंसिपल टेंशन, ठीक है, टू रजिस्ट द प्रिंसिपल टेंशन। और यहीं पे मैं बात करूँ, मैं नोट भी लिखा रखा है मैंने आपको, अगर प्रिंसिपल कॉम्प्रेशन को आपको रजिस्ट करना है तो प्रिंसिपल कॉम्प्रेशन को रजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रिंसिपल कॉम्प्रेशन को रजिस्ट करने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं बताना एक बार सभी लोग, देखते हैं ध्यान है नहीं है तुम लोगों का। कंक्रीट। गुड, कंक्रीट, यस। तो प्रिंसिपल कॉम्प्रेशन को रेज करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला, ठीक है। सेकंड रीजन है आपका यहाँ पे, सेकंड रीजन है टू अवॉइड क्रैक, टू अवॉइड क्रैक, टू अवॉइड क्रैक, नंबर ए, नंबर ए ड्यू टू सडन इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस। अगर कहीं पे आपका सडन इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस किसी रीजन से अगर स्ट्रेसेस अचानक बढ़ रहे हैं तो वहां पे जो क्रैक डेवलप होंगे उस स्ट्रेसेस की वजह से, उनको क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। नंबर एक, ड्यू टू सडन इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, ड्यू टू सडन इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, या आपके क्रैक किससे आ सकते हैं, क्रीप या श्रिंकेज से भी तो क्रैक आ सकते हैं ना, कंक्रीट श्रिंक करेगी या क्रीप का इफेक्ट हो सकता है, उससे भी आपके क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए भी या उनको मिनिमाइज करने के लिए भी हम लोग मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टू अवॉइड क्रैक ड्यू टू सडन इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस और ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज, ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज, ये हो गया दूसरा रीजन। उसके बाद है आपका थर्ड रीजन, क्या आपका थर्ड रीजन तो मैंने आपको बहुत ही बार बता रखा है, और ये रीजन है आपका टू इंप्रूव द डक्टिलिटी, इंप्रूव डक्टिलिटी, टू इंप्रूव डक्टिलिटी। अगर डक्टिलिटी इंप्रूव करने का हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, नो सडन फेलियर, ये मैंने बहुत बार आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो टू इंप्रूव डक्टिलिटी, अगर आप शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो डक्टिलिटी क्या हो सकती है, उससे इंक्रीज करेगी डक्टिलिटी, जिससे कि सडन आपका जो फेलियर होगा वो रुक सकता है, आपका सडन फेलियर, ठीक है ना। तो ये रीजन है आपके मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बड़ा डिजाइनिंग का क्वेश्चन है। बड़ा डिजाइनिंग का क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि एक ही साथ में कराऊँ आपको पूरा क्वेश्चन। अगर मैं पार्ट्स पार्ट्स में आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर क्या होगा, फिर एक साथ में कॉन्सेप्ट आपके वो बन नहीं पाएंगे। तो उस क्वेश्चन को हम लोग कल मॉर्निंग में एक साथ ही करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शेयर की यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, बस आपका एक क्वेश्चन करना है आपको, और उसके अलावा फिर प्रैक्टिस ही है क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। शेयर वाली यूनिट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है, ठीक है, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट आपके अच्छे खासे लग रहे हैं,
अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और एक चीज ध्यान रखना, मैंने कुछ चीजें सोची, आप लोगों ने क्वेश्चन तो पूछा नहीं वैसे, लेकिन मैंने कुछ चीजें सोची थी, मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, चलेगा? रुको, मैं थोड़ा क्वेश्चन देख रहा हूँ इससे पहले। 88 तो है नहीं। आप लोग वेट करना। तो मैं कुछ कह रहा था आपसे, ठीक है? मैंने कहा था आपसे कि जब आपने एलिमेंट 1 2 3 कंसीडर किया था ना, अगर पहले याद होगा आपको, अगर आपको, अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको, तो वहां पे देखा था आपने कि एंगल एक तो आपने 45 डिग्री लिया था जो आपका सपोर्ट में था, ठीक है? मतलब मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लिया आपने। और अगला जो एंगल आपने लिया था वो लिया था आपने 90 डिग्री, एलिमेंट 3 के लिए 90 डिग्री लिया था ना, जो आपका सेंटर में एलिमेंट है। तो मैं आपसे कह रहा था कि दोनों के लिए मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के लिए एक्सिस से क्यों नहीं लिया हमने, यानी उसके लिए 0 डिग्री क्यों नहीं लिया आपने वहां पे, ये कह रहा था मैं आपको, और आपने ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं। अभी मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड आपको। हाँ, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन को करना भूल गया था मैं अपना। ठीक है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए, यहाँ पे जब क्रैक जो एलिमेंट 1 था सपोर्ट के नियर, तो उसके लिए तो आपका एंगल था 45 डिग्री, इसके लिए एंगल था 45 डिग्री, क्रैक यहाँ पे 45 डिग्री पे अगर कर रहा था, तो ये किसके अलाउंग कर रहा था, मेजर एक्सिस के अलाउंग कर रहा था। लेकिन जहाँ पे देखिए जो एलिमेंट 3 है आपका, एलिमेंट 3 में हमने क्या कर रखा है, मेजर एक्सिस के अलाउंग 0 डिग्री, और हमने माइनर एक्सिस के अलाउंग क्रैक की डायरेक्शन कंसिडर कर रखी है। तो मैंने कहा कि मेजर एक्सिस के अलाउंग हमने क्यों नहीं कंसिडर करी वहां पे, आप देखिए कर तो सकते हैं, ठीक है? लेकिन होता क्या है, जो ये बीम है, आपको बीम दिख रहा होगा, इसकी थिकनेस देखिए, विड्थ कम है लेकिन लेंथ काफी ज्यादा है इसकी, दिख रहा होगा ना आपको? तो आपको पॉसिबल जो एंगल है वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है? पॉसिबल एंगल आपको लिखना है, ना कि ये एक्यूरेट एंगल है। जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पे एक्यूरेट जो एलिमेंट 3 है आपका वो 90 डिग्री पे ही फेल करेगा, ठीक है? लेकिन आपको एक पॉसिबिलिटी देखनी है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा किस पे है, जहाँ पे आपकी थिकनेस कम होगी वहीं पे पॉसिबिलिटी होगी, है ना? तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनर साइड का जो एंगल है 90 डिग्री वो कंसिडर कर रखा है एलिमेंट 3 पे, और एलिमेंट 1 पे हमने 45 डिग्री का एंगल लिया, ठीक है ना? और एलिमेंट 2 पे आपका क्या एंगल होगा, 45 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, यानी अलोंग द विड्थ ही कंसिडर कर रहे हैं, अलोंग द डेप्थ, सॉरी ये डेप्थ है ना आपकी, डेप्थ ऑफ द बीम, अलोंग द डेप्थ ही कंसिडर कर रहे हैं, लेंथ के अलोंग हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेंथ तो काफी ज्यादा है। तो एलिमेंट अगर 3 पे मैं बोलूँ कि 0 डिग्री पे क्रैक अगर करेगा, तो देखिए 0 डिग्री पे अगर अगर कैसे कर सकता है, लेंथ आपकी कितनी हाई है वहां पे, देखिए 3 पे अलोंग द लेंथ, तो एल बहुत हाई होने की वजह से हमने क्या करा, 90 डिग्री पे क्रैक की डायरेक्शन क्या करी थी, एज्यूम करी वहां पे, ठीक है ना? जो हमारी निकली थी दो डायरेक्शन ना, 0 और 90, तो हमने 90 ये डायरेक्शन ली है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पूछा नहीं, लेकिन मैं परसों देख रहा था वहां पे, तो मुझे लगा कि मैं खुद ही क्वेश्चन में कभी कभी आ जाते दिमाग में, ठीक है?
अगर आपने नहीं सोचा था तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया आपको ये। बाकी तो मैंने कुछ नहीं छोड़ रखा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखे आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक क्वेश्चन लिखिए, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कल करेंगे इसका, ठीक है ना, जो भी बचता है पार्ट। क्वेश्चन लिखिए, द shear capacity of RCC beam, shear capacity of RCC beam without shear reinforcement is, without shear reinforcement is। इसका ऑप्शन ए है आपका टाउ सी बी डी, बी है आपका टाउ बी बी डी, सी आपका यहाँ पे है टाउ सी बी डी स्क्वायर, और डी यहाँ पे आपका क्वेश्चन है टाउ बी बी डी स्क्वायर। बताइए इसका आंसर। आपके आंसर आगे होंगे, एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर, बहुत आगे। ए मिथुने की बी, दीपक गौर, अस्मिता सेमवाल ए, आबिदा खातून ए, मिथुने की बी। ए पूछ रही है आदिबा खातून, ए मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे से पूछ रहे हैं। ठीक है, आप बताइए जो आंसर आपका है, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पूजा भी ए आंसर, ठीक है, मैक्सिमम का ए आंसर आ रखा है, और जिसका भी ए आंसर है करेक्ट है, बी आंसर नहीं है इसका, ठीक है ना, बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ए इसका करेक्ट आंसर है। शीयर कैपेसिटी ऑफ आरसीसी बीम विदाउट शीयर रेनफोर्समेंट, ये पूछ रहे हैं। बैक जा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको, मैं अभी देखिए मैं आपको करा देता हूँ, पीछे देखिए मैंने करा रखा है एक चीज में। ये हो गया आपका वी यू, रुकिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, जो सेकंड वाला मैंने करा रखा था, ये shear strength of concrete without shear reinforcement, shear strength of concrete without shear reinforcement क्या आपका टाउ सी है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है आपसे shear कैपेसिटी, तो shear कैपेसिटी ये पूछ रहा है, तो यानी ये किलोन्यूटन में पूछ रहा है, यानी फोर्स पूछ रहा है ये आपसे, ठीक है ना। ये है आपकी shear strength of concrete without shear reinforcement, जो होगा आपका टाउ सी, और टाउ सी इक्वल टू क्या होगा आपका, टाउ सी इक्वल टू क्या होता है, वीसी इंटू, सॉरी वीसी अपॉन बीडी होगा, टाउ सी इक्वल टू क्या होगा, वीसी अपॉन बीडी। तो वीसी आपको निकालना है, शियर कैपेसिटी निकालनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शियर रेनफोर्समेंट आपका होता है टाउ सी, और क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, शियर कैपेसिटी ऑफ आरसीसी बीम विदाउट शियर रेनफोर्समेंट।
तो आपको पता है जो शियर स्ट्रेंथ होती है, शियर स्ट्रेंथ होती है आपकी, वो क्या होती है? शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शियर रिइंफोर्समेंट, टाउ सी इक्वल टू होता है आपका वीसी अपॉन बीडी। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। टाउ बी इक्वल टू वी यू अपॉन बीडी जैसे निकला, वैसे ही मैंने टाउ सी इक्वल टू वीसी अपॉन बीडी कर दिया, सिंपल। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है? वीसी निकालना है। वीसी क्या आपका? शियर कैपेसिटी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका? टाउ सी बीडी इक्वल टू टाउ सी बीडी। देखिए सारी चीजें कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से ही आएंगे, बस आपको ध्यान रखनी है। वैसे सभी का सही था लगभग लगभग, ठीक है। तो लेकिन आपको चीजें थोड़ी सी सोचनी है कि क्या हो सकती है चीजें, ठीक है ना। तो टाउ सी बीडी इज द राइट आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा देता है कभी कभी, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसने पूछ रखा है, शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। देखिए जो मैंने करा रखा है बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रखा है, मैंने आपको एडवांस लेवल तक लेके जा रखी चीजें, ठीक है, बेसिक से एडवांस पहुंचा रखी। क्वेश्चन देखिए एसएससी जेईई का क्वेश्चन है ये बोल रहा आपसे शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, नंबर 1 बोल रहा आपसे वर्टिकल स्टिरप्स, नंबर बी बोल रहा आपसे इंक्लाइंड स्टिरप्स, और सी बोल रहा है इनसे, सी बोल रहा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड इंक्लाइंड, और डी बोल रहा एनी ऑफ द अबव। डी बोल रहा है एनी ऑफ द अबव, ठीक है। तो डी बोल रहा एनी ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या सही रहेगा? शियर रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो कैसे प्रोवाइड करते हैं हम लोग? डी बोला मीटू नहीं, रिपीट। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे जो शियर रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हो किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हो? ए वर्टिकल बार्स के फॉर्म में, बी इंक्लाइंड बार्स के फॉर्म में, सी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड इंक्लाइंड बार्स, या डी एनी ऑफ द अबव। अभी करा रखा है मैंने आपको, डी, ठीक है। सभी का सही आंसर है एनी ऑफ द अबव, ठीक है। आप वर्टिकल भी प्रोवाइड कर सकते हो, आप इंक्लाइन भी प्रोवाइड कर सकते हो, या आप इनका कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, जैसे आप बेंट अप बार्स या वर्टिकल या इंक्लाइन का कॉम्बिनेशन ले रहे थे आप वहां पे, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। तो इतने इजी है कि मैं कराने में भी मेरे को यहाँ पे इतना मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं टेस्ट जो होगा आपका, टेस्ट में मैं अच्छे क्वेश्चन डालूंगा, वहीं से देखूंगा, ठीक है। मिलते हैं तो मुझे कुछ क्वेश्चन मैं सही डालूंगा वहाँ पे, ठीक है। फिलहाल आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे होंगे वो आप सॉल्व कर लेना इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रखा है देखो यहाँ पे, डिजाइन शियर स्ट्रेस, ध्यान से सुनना, डिजाइन शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिपेंड्स ऑन। डिजाइन शियर स्ट्रेस यानी टाउसी बोल रहा है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको क्या बोल रहा है। तो डिजाइन शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, यानी टाउसी इज डिपेंड अपॉन नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एफसीके, परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। किस पे डिपेंड करता है? अगर आपको क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया तो मैं यहाँ पे इसका फोटो भी ले लेता हूँ, रुको। क्वेश्चन आप कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए फॉरनून में आ रखा है आपके ये 2.18, और ये मैंने करा रखा है आपको, देखिए वहाँ पे क्लास में। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके, देखिए बस कुछ नहीं आ रखे क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर बताइए इसका। आंसर आ रहा अस्मिता सेमवाल एफसीके, हिमांशु उनियाल एफसीके एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ऊर्जा ए, अलग है ना, ए ए डी। यहाँ पे आपके बड़े डिफरेंट डिफरेंट आंसर है। मुझे लगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नहीं करा हमको सोचा था, लेकिन आंसर तो आपको किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। क्या हो गया तुम लोगों को? अच्छा दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन अभी आता क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। ये क्वेश्चन है आपका, अब बताइए। लिख भी दिया मैंने, टाउसी मैं जब खुद सॉल्व कर रहा हूँ कभी कभी पहले, तो मैंने अपने टाइम पे यहाँ पे टाउसी लिखा भी हुआ है। इससे ज्यादा हिंट आपको क्या चाहिए बताओ? डी, डी। हाँ हिमांशु नियाल सही है तुम्हारा भी, तुमने पहले वाले में डी दिया था।
इसका आंसर डी जिसने दिया है, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। दो चीजें कराई थी ना मैंने आपको। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, टाउ सी किस पे डिपेंड करता है बोल रहा है। पहला ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है आपकी एफ सी के। एक सेकंड लिख भी नहीं रहा, एफ सी के पे डिपेंड करता है बोल रहा है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, पीटी परसेंटेज, पीटी परसेंटेज पे डिपेंड करता है बोल रहा है। या बोल रहा है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यानी एफ वाई पे डिपेंड करता है कह रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही है जो टाउसी था आपका, टाउसी किस पे डिपेंड कर रहा था, एफ सी के और परसेंटेज ऑफ स्टील। यानी अगर ये दोनों वैल्यूज हैं तो हम टाउसी को निकाल सकते हैं। कल मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आप देखोगे भी वहां पे, ठीक है। और जो टाउसी मैक्स होता है, जो मैक्सिमम होता है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेड पे डिपेंड करता है। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखाया था, 0.62 अंडर रूट ऑफ एफ सी के, ठीक है। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी लिखाया था। तो यहाँ से देखिए, तो जब जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपका ए पे और बी पे डिपेंड कर रहा है, जो कि आपका डी इज द करेक्ट आंसर। डी यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो वही चीजें हैं जो मैंने करा रखी है आपको क्लास में, वही एग्जाम में पूछी है। उससे बाहर कुछ नहीं जाना आपके एग्जाम में। बस ये है कि घुमा के पूछ सकता है चीजें, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की समझ होने के लिए, अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन की उसके बाद, ठीक है ना। इतनी प्रैक्टिस करिए कि कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन ही हो। इतना प्रैक्टिस करिए आप क्वेश्चन को, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा कि क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाएंगे, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं एग्जाम में। पेपर भी जो 1 घंटे का पेपर है, आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से बैठे रहोगे, पानी पीते रहना, 2-3 बार बाहर होके आ जाना घूम के, ठीक है। तो क्लास आज हम वाइंड अप करते हैं, फिर कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहीं पे कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि डिजाइनिंग का क्वेश्चन है। तो वैसे मैं लिखवा दूंगा क्वेश्चन, आपको घर में ट्राई करोगे क्वेश्चन को थोड़ा आप? कहाँ गए? ये क्वेश्चन है, कुछ तो निकाल ही सकते हो आप। डेड लोड, लाइव लोड, वीएसयू, वर्टिकल स्ट्रप तक तो डिजाइन कर ही सकते हो। मैंने प्रोसीजर तो पूरा करा रखा है। बेंट अप बार्स में दिक्कत आ सकती है, बेंट अप बार्स हम लोग यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन लिखना। लिखिए क्वेश्चन। A simply supported beam of size, a simply supported beam of size 360 mm into 560 mm, overall depth 560 mm, overall depth is used for a clear span of, for a clear span of 8.20 meter, ठीक है। जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड टेंशन में प्रोवाइड कर रखी है आपको। 4 बार्स दे रखे हैं 28 mm डायमीटर के, 28 mm डायमीटर के। और कॉम्प्रेशन में इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है 3 बार 20 mm डायमीटर का, ठीक है। कवर इन्होंने दे रखी है 60 mm का, ठीक है। डिजाइन अ सुटेबल शियर रेनफोर्समेंट, डिजाइन अ सुटेबल शियर रेनफोर्समेंट M30 Fe500 steel are used। जो लाइव लोड आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लाइव लोड आपको दिया हुआ है 48 किलो न्यूटन पर मीटर।
ठीक है, तो स्टेप वाइज वर्टिकल तक कोशिश करना कि कुछ निकले, नहीं तो कल तो डिस्कस करेंगे इसको। एक चीज ध्यान रखना, आ भी गया ऐसा क्वेश्चन, वही आया। ओके ओके, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कुछ चीज करेक्शन करने की जरूरत है, सोच के बताओ। कोई चीज ऐसी है जिसको करेक्शन करने की जरूरत है क्वेश्चन में? यस, वेरी गुड, सभी ने आंसर दिया है, सही सही सही। हाँ, FE500 स्टिल यूज नहीं करनी है, तो यहाँ पे लिख देना, जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो पहले ही लिख देना कि FE500 स्टिल इज नॉट यूज इन द डिजाइन ऑफ द स्फीयर, सो वी एज्यूम द स्टिल FE415। ठीक है, तो उससे आप स्टार्ट करके क्वेश्चन कर लेना आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज की क्लास हम बाइंड अप करते हैं, इसको आप ट्राई करना, एटलीस्ट कोशिश करना, जो स्टेप्स करा रखे हैं उनके बेस पे जाके आगे। बाकी स्टेप्स जो है वही फॉलो करने हैं, वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट तक तो बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हो उसको। उसके बाद जो बेंट अप बार्स है वहाँ पे कॉन्सेप्ट है थोड़े, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पे तो पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग वहाँ तक बना सकते हो उसे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं कर दूं स्टॉप शेयर, स्क्रीन से हटा दूं उसको। फैक्टर्ड लोड, यस, आप एलएसएम से डिजाइन करना, एलएसएम से डिजाइन करना, ये डिजाइन बाई एलएसएम। हाँ, एलएसएम से डिजाइन करना, तो फैक्टर्ड लोड लेना आप लोग यहाँ पे। ओके, तो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ यहाँ से, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, अगर नहीं हटाना तो बता दो, कोई किसी ने नहीं करा तो बता दो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर कल, कल मॉर्निंग 10 AM। ठीक है, कोशिश करेंगे कल आपका बॉन्ड स्टार्ट हो जाए थोड़ा, ये कंप्लीट करके बॉन्ड स्टार्ट कर लेंगे कल। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए अपना आप लोग। ओके, बाय बाय सभी को, बाय बाय, टेक केयर आप लोगों को। ठीक है, गुड बाय, ओके, बाय बाय बाय।